इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो 3 स्पेक्ट्रा होते हैं, एक तो एनएमआर जो एनएमआर से एसोसिएटेड है, फिर बड़ा ईएसआर और अपन डिजाइन एटमॉस्फेयर। एनएमआर के अंदर क्या होता था कि वहां पे कोई न्यूक्लियस की जो स्प्लिट स्टेट्स होती थी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचती थी, तो वो स्प्लिट हो जाती थी, उनके बीच में एनर्जी का गैप बन जाता था। फिर वो ग्राउंड स्टेट की जो स्प्लिट स्टेट है दोस्तों, वो अगर मान लीजिए एक रेडियो वेव को एब्सॉर्ब करती है, तो उनके पास स्पेसिफिक एनर्जी होती है जो इस स्प्लिट स्टेट की एनर्जी को फुलफिल कर दे, और ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करके रेडियो वेव दोस्तों अपना ट्रांजिशन दिखा देती है, यानी कि स्पिन चेंज कर देती है। पहले क्लॉकवाइज हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज होना चालू हो जाता था, फिजिक्स भाषा में आपको समझ दोस्तों। साइंस यहाँ पे जो एनर्जी यूज होती थी वो रेडियो वेव यूज होती थी दोस्तों, रेडियो वेव यहाँ भी यूज होती है। देन हम ईएसआर में आए, ईएसआर में न्यूक्लियस को हटा के हमने इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड सेम स्टेटस समझने की कोशिश की। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो भी दोस्तों स्पिन करता है, उसकी प्लस हाफ हमारे साथ स्पिन कर बताते हैं दोस्तों, ऐसे वैल्यू बताते हैं। सो उस बेसिस पे इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन स्टेट्स होंगी और स्पिन स्टेट्स के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड, जब वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आएगी तो वो भी जो स्पिन स्टेट है वो आपकी स्प्लिट आउट हो जाएगी, एक डेल्टा की एनर्जी का क्रिएट कर लेगी दिस टाइम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट के बीच में एनर्जी का क्रिएट थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा ज्यादा क्रिएट हुआ, हेंस इस वाली डेल्टा की एनर्जी का रेडियो के द्वारा फुलफिल नहीं हो पाया, इनको फुलफिल करने के लिए हमें माइक्रोवेव की जरूरत है, यहाँ पे माइक्रोवेव का यूज होता है, ये सारे ईपीएस स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब एटमॉस्फेयर में जाते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर में कुछ बातें जैसे कि नाम तो कॉमन है, जैसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर न्यूक्लियाई यूज होता है एक बात, एटमॉस्फेयर के अंदर उस न्यूक्लियाई के अराउंड जो फिनोमेनन होता है वो फिनोमेनन कराने के लिए हमें गामा रेज एक बहुत हाई एनर्जी वेव्स यूज करनी पड़ती है। तो कहोगे न्यूक्लियाई के अराउंड इतना हाई एनर्जी की यूज करने की नौबत कैसे आ गई? हमने तो एनएमआर में पढ़ा है, उसमें तो रेडियो यूज होती है, न्यूक्लियाई के अराउंड ये रट्टा नहीं मारना है, डिपेंड करता है न्यूक्लियाई यहाँ पे क्या फिनोमेनन दिखा रहा है, न्यूक्लियाई की जब स्पिन स्टेट के ट्रांजिशन को चेंज करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे तो रेडियो यूज होती है, और यहाँ एटमॉस्फेयर में आइए मैं आपको समझा रहा हूँ कि न्यूक्लियाई की किस प्रोसेस की बात हो रही है, और वहाँ पे गामा रेज क्यों एसोसिएटेड है दोस्तों। चलिए हल्का सा इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें दोस्तों। सबसे पहले मैंने कहा कि कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, जैसे कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इस एटमॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 4 पोर्शन हमने देखे होंगे। पहला बेसिक्स हमने को पढ़ना, दूसरा हमें यहाँ पे जो इसका प्रिंसिपल है वो देखना है, साथ में सिलेक्शन रूल भी देख लेंगे, प्रिंसिपल पहले देखो, सिलेक्शन पहले देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड फोर्थ हमारे लिए दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों इसका पूरा ग्राफ। आइए थोड़ी सी बेसिक शुरुआत करते हैं एटमॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स के अंदर जब बात करें दोस्तों, तो एटमॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो भी कहानी जुड़ी हुई है वो न्यूक्लियाई जुड़ी हुई है, ठीक है। पहली बात जुड़ी हुई है दोस्तों, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई से कहानियां जुड़ी हुई है। इसमें न्यूक्लियाई की कौन सी कहानी की बात की जा रही है, इसको समझने के लिए एग्जांपल देना चाहूंगा। इसको समझने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, और एक टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों रेडियो एक्टिविटी। इस रेडियो एक्टिविटी जो टॉपिक है, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर के साथ पढ़ते हैं दोस्तों, इस रेडियो एक्टिविटी जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री पार्ट होता है, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ यूज करना पड़ेगा। रेडियो एक्टिविटी में हमारा कंसेप्ट होता है कि भाई रेडियो एक्टिविटी हमें बताती है कि दुनिया में हमारे पास इसकी पूरी पीरियोडिक टेबल है, और उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके जो न्यूक्लियाइज हैं वो न्यूक्लियाई अलग-अलग आइसोटॉप्स भी दिखाते हैं दोस्तों, है ना। तो मतलब देयर आर लोड्स ऑफ न्यूक्लियाइज, एलिमेंटल स्टेट की बात करूं तो आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे हमारे पास डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, उन सब का एटम है, उनके एटम में न्यूक्लियाई है, और वो न्यूक्लियाई आइसोटॉपिक सिचुएशंस भी दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी पीरियोडिक टेबल को पढ़ पढ़े तो वी हैव लोड्स ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। पर उनमें से क्या सभी न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई? आंसर है सभी स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है, और वैसे कुछ न्यूक्लियाई होते हैं अनस्टेबल होते हैं, और ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई को दोस्तों हम यहाँ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में पुकारते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताऊं, इसमें 83 जेड नंबर के बाद, यानी एटॉमिक नंबर 83 के बाद जितने भी न्यूक्लियाई है, 84 एटॉमिक नंबर 85 एटॉमिक नंबर ऑल आर अनस्टेबल न्यूक्लियाई, उनका जो नॉर्मल एलिमेंटल स्टेट जो दिखाते हैं जो पीरियोडिक टेबल में, उनको नॉर्मल न्यूक्लियाई आइसोटॉपिक की बात छोड़ दो, नॉर्मल न्यूक्लियाई वहां पे अनस्टेबल होता है, जेड की वैल्यू 83 से जितनी बड़ी होगी वहां पे सारे के सारे 84 एलिमेंट्स सब आपके अनस्टेबल न्यूक्लियाई कंसीडर होते हैं, रेडियो एलिमेंट रेडियो न्यूक्लियाई कंसीडर होते हैं। सो दोस्तों दुनिया में रेडियो न्यूक्लियाई के बारे में जब बात करेंगे तो हम कहेंगे वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है? एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, और दुनिया का हर कोई भी अनस्टेबल प्राणी स्टेबल होना चाहता है, और वो स्टेबल होने के लिए दोस्तों कोई ना कोई यहाँ पे प्रोसेस कर रहा होगा, और यहाँ रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस करता है उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। यहाँ पे वो कोई ना कोई डिके करता है दोस्तों, और डिके के रूप में कोई ना कोई यहाँ पे एक्स पार्टिकल का एमिशन करता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होगा दोस्तों वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, और ये स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, इसमें से कोई ना कोई चेंजेस करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके अनस्टेबल एनर्जी ज्यादा एनर्जी कैसे एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, तो एनर्जी को रिलीज अलग अलग में करता है, जैसे एक्स पार्टिकल या किसी एक्स एनर्जी के रूप में करता है दोस्तों। जैसे कि क्या बताओ अल्फा पार्टिकल रिलीज करते हैं, अल्फा पार्टिकल के बाद क्या बताओ बीटा पार्टिकल रिलीज करते हैं, क्या बताओ गामा रेज रिलीज करते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट टू अनस्टेबल न्यूक्लियाई, इस सिचुएशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो गामा रेज होती है। यहाँ पे और बहुत सारे पार्टिकल डिपॉजिट हो, इस बात जाने के लिए आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री रेडियो एक्टिविटी पढ़ना पड़ेगा, उसमें नहीं जाएंगे। हम केवल समझ जाएंगे कि गामा रेज का रिलेशन कहां से आ रहा है, अभी मैंने पढ़ा कि उसमें गामा रेज होगी, वो रिलेशन कहां से है वो समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास गामा रेज भी यूज होती है इस अनस्टेबल टेबल बनाने के लिए। अब इसका मैं एग्जांपल उदाहरण देने की कोशिश करता हूं, एग्जांपल के रूप में लेट्स सपोज वी हैव C614, एक हमारे पास C614 है, ये कार्बन का एक आइसोटोप है, जनरली हम जानते हैं कार्बन का स्टेबल आइसोटोप होता है वो 6C12 होता है, 6C12 होता है, 6C13 भी आपका एक आइसोटोप है, वो भी दोस्तों थोड़ा सा कम पाया जाता है, उसकी वैलेंस अनस्टेबल कम होगी, और 6C14 तो हाईली अनस्टेबल दोस्तों, इट इज हाईली अनस्टेबल इन कंपैरिजन टू 6C12। इस टेबल में अनस्टेबल में जाने के लिए आपको रिलेटिविटी टॉपिक और रिलेटिविटी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब ये बाय डिफॉल्ट बता रहा हूं अनस्टेबल, तो कोई अगर न्यूक्लियर अनस्टेबल है तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं तो ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, तो इस 6C14 की एनर्जी कुछ ना कुछ यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट पाई जाएगी, मतलब कितनी एनर्जी इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रखता होगा, हमारी ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो 6C14 की हमारी एक एनर्जी स्टेट है, यहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके पास बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सो ये अनस्टेबल न्यूक्लियर है, इट इज अनस्टेबल न्यूक्लियर। अनस्टेबल न्यूक्लियर जो है दोस्तों हम जानते हैं कि वो स्टेबल में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे जो 6C14 है कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये 6C14 जो है ये अनस्टेबल न्यूक्लियर है, और ये स्टेबल में कन्वर्ट होता है N714 में, ये इस स्टेबल न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है N714 में, और साथ में एक बीटा पार्टिकल का एमिशन देता है, और इस ड्यूरेशन में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बोले तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या वो कांस्टेंट रहती है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे Z की वैल्यू 6 थी, तो राइट हैंड साइड में Z की वैल्यू हमेशा 6 रहेगा, 7 और -6 रहेगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की बैलेंस। अब दोस्तों ऊपर देखो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कहलाते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 14 है, राइट हैंड साइड में देखो 14 प्लस 14 है, तो न्यूक्लियस के बराबर है इक्वेशन में, ये रिलेटिव एमिशन का प्रोसेस है, इसमें आपकी न्यूक्लियस के कांस्टेंट रहती है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियर N714 एक स्टेबल न्यूक्लियर होता है दोस्तों, नाइट्रोजन का स्टेबल न्यूक्लियर है, इसमें कन्वर्ट होकर साथ में एक बीटा पार्टिकल एमिट कर दिया, अब वो एक अनस्टेबल से स्टेबल में जा चुका है, ये प्रोसेस दिखा दिया। बट ये प्रोसेस जितना आसानी से मैंने दिखा दिया उतनी आसानी से होती नहीं है। एक्चुअली में यहाँ जो C614 जो हाईली अनस्टेबल है, ये इस नाइट्रोजन में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है, कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पे एक चीज है, प्रोसेस जो अक्सर आप लोग नहीं जानते दोस्तों, कुछ जानते हैं वैसे पढ़े हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जानते हैं दोस्तों, यहाँ ये प्रोसेस टुकड़ा में होता है। पहले ये C614 जो है ऑब्वियसली बात है स्टेबल में कन्वर्ट हुआ तो लोअर एनर्जी में जाएगा, तो मान लीजिए ये कन्वर्ट हो रहा है N714 में, N714 में, तो N714 में जब जाएगा तो N714 की डेफिनेटली जो एनर्जी की वैल्यू होगी इस वाली एनर्जी से तो कम होगी, इसकी एनर्जी की वैल्यू दोस्तों कहीं यहाँ अप्लाई करोगे, यानी कि यहाँ जो एनर्जी है N714 की दोस्तों, N714 की एनर्जी इस C614 से कम, यानी ये वाला ज्यादा स्टेबल है। बट दोस्तों ये यहाँ जब आता है इस ड्यूरेशन में यहाँ पे डेफिनेटली बीटा पार्टिकल निकलेगा, यहाँ रिलीज होता है दोस्तों हमारा बीटा पार्टिकल, यहाँ पे रिलीज क्या हुआ दोस्तों, बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ। जब ऐसा प्रोसेस हुआ तो इसने रिलीज किया बीटा पार्टिकल, बट ये इसकी फाइनल स्टेट नहीं, एक्चुअली कहने में N714 है, देखने में लग रहा है कि स्टेबल है, नहीं, हर न्यूक्लियाई की दोस्तों अलग-अलग एक मैं कहूँ ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, अलग-अलग उनकी एनर्जी स्टेट्स होती हैं। और यहाँ जब मैं न्यूक्लियाई की स्टेट की बात कर रहा हूँ, उसके स्पिन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पिन स्टेट होती है घूमने की एनर्जी, नहीं, हम यहाँ पूरे न्यूक्लियाई के स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस स्टेबल है, एक न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो जब ये इनिशियली कन्वर्ट होता है दोस्तों, ये नाइट्रोजन का एक्साइटेड स्टेट था, नाइट्रोजन का इसमें स्टार मार्क करूंगा, स्टार मार्क ये बता रहा है कि नाइट्रोजन का 714 वाला न्यूक्लियाई जो है वो भी एक्साइटेड स्टेट में है, यानी ये N714 तो बढ़ गया, इसमें अभी भी ज्यादा एनर्जी है, इसलिए उसको बीटा को रिलीज करके अभी भी ज्यादा एनर्जी है, तो हेंस ये नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियाई है ये अभी भी अनस्टेबल है। अब ये नाइट्रोजन
दैट जो न्यूक्लियाई है जो एक्साइटेड स्टेट में है यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज करेगा दोस्तों और रिलीज करके अपने N714 के न्यूक्लियाई में ही आ जाएगा। N714 के न्यूक्लियाई में ही रहेगा बट एनर्जी रिलीज करेगा और एनर्जी को जब रिलीज करेगा दोस्तों तो यहाँ इस N714 का एक ग्राउंड स्टेट का न्यूक्लियाई बनेगा जो कि कंपैरेटिवली स्टेबल है। मतलब दुनिया में जो आपके न्यूक्लियाई होते हैं कि इटसेल्फ एक ग्राउंड स्टेट होती है, इटसेल्फ एक एक्साइटेड स्टेट होती है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक न्यूक्लियाई की ग्राउंड स्टेट एंड उसकी एक्साइटेड स्टेट या उसकी स्पिन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। स्पिन मतलब घूमना एक अलग प्रोसेस है और एक न्यूक्लियाई का स्टेबल होना या ना स्टेबल होना एक अलग प्रोसेस है, दोस्तों एक अलग फिनोमेनन है। तो यहाँ ये N714 के न्यूक्लियाई है, N714 के न्यूक्लियाई में ज्यादा एनर्जी है तो दोस्तों वो एक तरीके से एक्साइटेड स्टेट में है। लेट्स सपोज मान लीजिए मैं तो नहीं हूं, मैं रेड बुल पी लूं तो दोस्तों मेरे पास एनर्जी एक्साइटेड है। अब मैं ये जो प्रमोट नहीं कर रहा हूं रेड बुल का पता होगा आपको कि भाई एक न्यूक्लियाई के पास एक एनर्जी जो किसी ट्रांसफॉर्मेशन से हो क्या है वो कन्वर्ट तो हो गया है, उसके न्यूक्लियॉन्स तो दोस्तों चेंज हो चुके हैं। यहाँ इसके प्रोटॉन की संख्या 6 थी, यहाँ इसके न्यूक्लियाई के प्रोटॉन की संख्या 7 हो चुकी है। इसके यहाँ न्यूक्लियॉन्स के अंदर दोस्तों प्रोटॉन की संख्या 14 थी, टोटल मिला के अभी 14 हो चुकी है। और यहाँ 14 में 6 प्रोटॉन थे और 8 न्यूट्रॉन थे और यहाँ 14 में 7 प्रोटॉन और 7 ही न्यूट्रॉन है। यानी न्यूक्लियाई तो चेंज हो चुका है, नाइट्रोजन का N714 तो बच चुका है, अभी उसके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएटेड है और उस एनर्जी को यानी कि इस सिचुएशन में N714 एक्साइटेड स्टेट में अभी भी अनस्टेबल है, अभी भी अनस्टेबल है, यहाँ भी अनस्टेबल था, यहाँ भी अनस्टेबल है। अब ये जब एनर्जी रिलीज करेगा तो ये N714 की अब स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। नाउ इट इज कमिंग टू द स्टेबल स्टेट में कहा कि डायरेक्टली हो रहा है कि तुरंत चला गया। कहा ये है कि वो बीच में जो भी कोशिश करता है पर तुरंत वो फाइनली स्टेबल पे पहुंचना ही होता है, उसे यहाँ पहुंचना ही होता है क्योंकि आप स्टेबल स्टेट तो जरा सा टिकती है तो दिमाग स्टेबिलिटी को कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रोसेस में जो आज जा रहा है, इस प्रोसेस में जब कार्बन से नाइट्रोजन कन्वर्जन हुआ तो बीटा पार्टिकल एमिट हुआ। तो दोस्तों इस नाइट्रोजन की एक्साइटेड स्टेट से वो जब अपने ही न्यूक्लियाई की ग्राउंड स्टेट में जाता है, न्यूक्लियाई की ग्राउंड स्टेट स्पिन स्टेट नहीं है, दे आर नॉट स्पिन स्टेट्स, दे आर न्यूक्लियाई की हाई एनर्जी स्टेट और न्यूक्लियाई की लो एनर्जी स्टेट दोस्तों। ये उसकी स्टेबल स्टेट है, लो एनर्जी स्टेट दोस्तों, यहाँ वो जाएगा ही जाएगा और इस सिस्टम से एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है दोस्तों, यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ वो एनर्जी की जो रिलीज अमाउंट है वो गामा रेज से मैच करती है। इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि वो गामा रेज के रूप में बाहर निकली, गामा रेज के रूप में यहाँ पे रिलीज हुई। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है दोस्तों और यहाँ से वो गामा रेज के रूप में बाहर निकलता है। तो बस यही से वो गामा रेज एसोसिएटेड है न्यूक्लियाई के साथ। न्यूक्लियस और गामा रेज का यही रिलेशन दोस्तों कि भाई न्यूक्लियाई जो अपनी खुद की एक्साइटेड स्टेट से अपनी खुद की ग्राउंड स्टेट में आएगा या अपनी खुद की ग्राउंड स्टेट से खुद की एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो उनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा दोस्तों वो इतना ज्यादा होता है जिसको केवल गामा रेज ही फुलफिल कर सकती है या गामा रेज के रूप में एनर्जी वहां से रिलीज हो सकती है। चलो बात करते हैं एनएमआर की। तो एनएमआर जो आपने बताया, ये एनएमआर जो बता रहे हो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। भाई ये जो ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट है ये नाइट्रोजन की फिक्स नहीं है, ये नाइट्रोजन की स्पिन स्टेट की है, नाइट्रोजन के घूमने की है। नाइट्रोजन मान लीजिए इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो एक्स मैग्नेटिक फील्ड में वो थोड़ा सा अट्रैक्टेड फील कर रहा है, स्टेबल फील कर रहा है, जो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा उसका स्पिन स्टेट। ये वाले घूमने का जो एनर्जी होगा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। मान लीजिए घूमते घूमते वो अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड में लग गया तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसके स्पिन की एनर्जी है, उसके स्पिन की एनर्जी। मतलब अगर मैं इनको इन स्पिन स्टेट्स को और ये जो मैंने बात तुम्हें समझाई यहाँ पे ये जो हमारे पास एनर्जी की स्टेट को कोरिलेट करो, यहाँ बताएंगे दोस्तों कि भाई इस ग्राउंड स्टेट में जो हमारा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसकी अपनी खुद की स्पिन स्टेट्स होगी, इसकी अपनी खुद की स्पिन स्टेट्स होगी दोस्तों। ये घूमने की दोस्तों इसकी अपनी खुद की स्पिन स्टेट होगी, ऐसे घूमने की उसकी ऐसे घूमने की। और ये एक्साइटेड स्टेट में लाएगा इसकी अपनी खुद की स्पिन स्टेट होगी, इसको ऐसे घूमने की और ऐसे घूमने की। इसे हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है कि भाई ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन की आई वैल्यू क्या है, एक्साइटेड स्टेट में नाइट्रोजन की आई वैल्यू क्या है। कई बार ऐसा देखा जाता है मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में ग्राउंड स्टेट का जो न्यूक्लियाई होता है स्टेबल है इसकी आई वैल्यू और एक्साइटेड स्टेट में उस न्यूक्लियाई की आई वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। यानी तो अलग-अलग एनर्जी की न्यूक्लियाई है ना इस बात में, ये तो अलग-अलग एनर्जी की न्यूक्लियाई है, इस न्यूक्लियाई की खुद की स्पिन स्टेट्स है और इस न्यूक्लियाई की खुद की स्पिन स्टेट्स है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ देखिए स्पिन स्टेट में एनर्जी का गैप कम है और ये एनर्जी का गैप दोस्तों फुलफिल किया जाता है इसके द्वारा रेडियो वेव द्वारा। इस डेल्टा की एनर्जी का फुलफिल बाय रेडियो वेव। ये वाला जो एनर्जी का गैप है, ये वाला जो एनर्जी का गैप है ये रेडियो वेव फुलफिल करती है। और ये वाला एनर्जी का गैप दोस्तों आपकी गामा रेज को आपने समझ आया कि दो अलग-अलग न्यूक्लियाई की चर्चा हुई, एक्साइटेड स्टेट का ग्राउंड स्टेट का न्यूक्लियाई और बीच एनर्जी का गामा रेज करता है। और जब एक ग्राउंड स्टेट के न्यूक्लियाई के घूमने की बात होगी क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड उस समय जो ये एनर्जी होगी वो रेडियो वेव की लाई करेगी, ये लाई करेगी रेडियो वेव की। तो एनएमआर जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो एनएमआर में आप डिस्कस करते हैं तो ये रेडियो वेव वाला कांसेप्ट यूज करते हैं, याद रखिए एनएमआर में। और जब आप मोस्फियर पढ़ेंगे तो मोस्फियर में जो कांसेप्ट होगा वो ये एनर्जी वाला कांसेप्ट होगा दोस्तों। कितनी एनर्जी वाला कांसेप्ट होगा यानी यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का कांसेप्ट होगा दोस्तों। ये गामा रेज का कांसेप्ट और गामा रेज के कांसेप्ट को यहाँ मोस्फियर में स्टडी करेंगे। आई होप आपको मोस्फियर में जो न्यूक्लियस का फिनोमेनन है एंड जो आपका एनएमआर में न्यूक्लियस का फिनोमेनन दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा। यहाँ इनके एक इंडिविजुअल ग्राउंड स्टेट के न्यूक्लियाई के जो स्पिन स्टेट्स है उनका डिस्कशन होता है जिसका एनर्जी का रेडियो वेव लाई करता है और मोस्फियर में ग्राउंड स्टेट का न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियर हाई एनर्जी इनके बीच एनर्जी का डिस्कशन होता है जो कि गामा रेज लाई करता है वो मोस्फियर में स्टडी करता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा ग्राउंड स्टेट का न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियाई एक बार सेम आई वैल्यू दिखाते हैं, सेम आई वैल्यू दिखाएगा तो सेम स्पिन स्टेट्स आएंगे यहाँ पे दोस्तों 2 and I+1 के फॉर्मूले से दोस्तों। और कई बार ऐसा भी देखा गया है खासकर फॉर हेवियर एलिमेंट्स, खासकर फॉर हेवियर एलिमेंट्स ये देखा गया है कि ग्राउंड स्टेट का न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट के जो न्यूक्लियर है वो अलग-अलग आई वैल्यू दिखा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आयरन ऐसा मैथड काम करके दिखाया जाता है दोस्तों और बहुत ही वाइडली ये वो फिनोमेनन दिखाता है कि इसकी ग्राउंड स्टेट ऑफ आयरन जो कि मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है उसके जब आई वैल्यू बात करते हैं दोस्तों वो आई वैल्यू हाफ के बराबर होती है। अगर आयरन की एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो उसकी एक्साइटेड स्टेट में एक आई वैल्यू 3/2 होती है और उसके ऊपर उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है 5/2 होती है उसके पास। तो यहाँ पे केवल ऐसा नहीं कि एक एक्साइटेड स्टेट होगी, क्वांटम एनर्जी लेवल अलग-अलग आई वैल्यू के बेस पे अलग-अलग यहाँ पे स्टेट्स बनती जाएंगी दोस्तों। सो हेंस यहाँ पे ओवरऑल बातें ये सीखी कि न्यूक्लियस का ओवरऑल क्या-क्या कहानी है और मोस्फियर और एनएमआर के फिनोमेनन क्या डिफरेंस है। एनएमआर का फिनोमेनन एक जो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई होता है वो सबसे नीचे जो लाई कर रहा है उस स्टेबल स्टेट के स्पिन स्टेट के डिफरेंस के डिस्कशन हम करते हैं एनएमआर में, जिसका जो एनर्जी डिफरेंस है रेडियो वेव की रेंज में लाई करता है, इसलिए एनएमआर रेडियो वेव यूज करते हैं। तो मोस्फियर की बात करेंगे तो वहां एक ग्राउंड स्टेट का न्यूक्लियाई और दूसरी न्यूक्लियाई का एक्साइटेड स्टेट, स्पिन स्टेट्स नहीं ग्राउंड स्टेट का न्यूक्लियाई और दूसरी न्यूक्लियाई का एक्साइटेड स्टेट, इन दोनों के बीच का एनर्जी का डिस्कशन होगा और ये एनर्जी गैप गामा रेज में लाई करता है और इसलिए इस स्टडी मोस्फियर स्टडी के अंदर या मोस्फियर दोस्तों हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर किया जाता है दोस्तों। इसी को मोस्फियर के नाम से जाते हैं दोस्तों आगे जाके इस स्टडी को मोस्फियर के नाम से जाके जाते हैं दोस्तों। देखिए भाई बेसिक इंट्रोडक्शन कि कहां आपका एनएमआर और मोस्फियर डिफरेंशिएट होता है। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई है अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसके प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला ग्राउंड स्टेट वाला जो तुम पढ़ते थे एनएमआर में केवल इतनी बात पढ़ते थे, ऊपर वाले का डिस्कशन नहीं होगा। अब जब हम पढ़ेंगे मोस्फियर में हम इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो हम ये दोनों एक साथ कैसे लेके चलेंगे तो हम क्योंकि हम मोस्फियर पढ़ रहे हैं तो मोस्फियर का बेसिक चला तो यहाँ पे हमारे पास समझ आएगी मोस्फियर के अंदर बेसिक्स के अंदर हम बात पढ़ रहे हैं। मोस्फियर के बेसिक्स में एक बात तो न्यूक्लियाई यूज होगा, दूसरी बात यहाँ ये समझ आई ये देखा गया कि फॉर हेवियर न्यूक्लियाई ये ऑब्जर्व किया गया फॉर हेवियर न्यूक्लियाई इट इज ऑब्जर्व्ड दैट for heavier nuclei it is observed that I values for the ground state stable nuclei मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आयरन का दोस्तों आयरन 57 न्यूक्लियाई मेरे पास है, आयरन 57 वाला जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है या कोई न्यूक्लियाई है दोस्तों ये देखा गया इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया हमने। इस आयरन न्यूक्लियाई का ग्राउंड स्टेट इसको लिखेंगे आयरन जो 57 और इसको लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट आयरन 57 और स्टार मार्क से बदल देंगे। ये कहलाएगा ग्राउंड स्टेट ऑफ 57 ये कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट। ये वाला ज्यादा स्टेबल है ये वाला थोड़ा कम स्टेबल है, एनर्जी ज्यादा कम स्टेबल है। ठीक है तो इनका जो आई वैल्यू नोट किया गया ग्राउंड स्टेट का तो ये आई वैल्यू पाया गया आपके और एक्साइटेड स्टेट का भी आई वैल्यू नोट किया गया दोस्तों आई वैल्यू पाया गया 3/2 के बराबर एंड सो ऑन यहाँ पे 5/2 वाला भी लाइक करता है तो उससे हायर एनर्जी मिलता है। वो हमारे कैसे काम करें तो खास पर नेक्स्ट वाला जो हमारे पास अभी ठीक ठाक हमारे पास देखा जाता है उसको 3/2 वाला कहता है तो उसी की हम चर्चा करेंगे। तो नियरेस्ट यानी फर्स्ट नियरेस्ट एक्साइटेड स्टेट की चर्चा करेंगे।
के बीच का जो एनर्जी गैप है दोस्तों, डेल्टा ई एनर्जी गैप दोस्तों, ये एनर्जी गैप गामा रेज में लाई करता है और बस इसी फिनोमेनन से आता है मोसबेट स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्क्रीट, ठीक है। अब ये मोसबेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में इतनी बातें समझ लें कि भाई यहाँ पे गामा रेज होगा, इसी का ऑब्जर्वेशन आपको करना है और यहाँ पे इतनी सारी बातें समझिए कि एक न्यूक्लियर का ग्राउंड स्टेट और उसी न्यूक्लियर का एक्साइटेड स्टेट का बात होगा, न्यूक्लियर का ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियर का एक्साइटेड स्टेट का बात होगा, वो हम यहाँ पे इस तरीके से समझिए। अब बात आएगी दोस्तों कि हेवियर न्यूक्लियर की बात देखी जाती है दोस्तों, तो यहाँ से ही आपका मोसबेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत होती है और यहीं से मोसबेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिलेक्शन रूल की बात आती है। तो बेसिक्स हमने इससे पहले कवर किया है, उसके बाद प्रिंसिपल करना है और साथ ही साथ दोस्तों हमें सिलेक्शन रूल भी करना है। यहाँ से सिलेक्शन रूल का पहला पॉइंट बता देता हूँ, बात बात करेंगे। सिलेक्शन रूल में यहाँ पे एक पॉइंट आ गया दोस्तों, सिलेक्शन रूल यहाँ पे प्रिंसिपल पहले सिलेक्शन रूल पता तो सिलेक्शन रूल ये बताता है कि कौन-कौन सी न्यूक्लियाई हमारे इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। क्या दुनिया के सभी न्यूक्लियाई फॉलो करेंगे, कौन से सभी न्यूक्लियाई को फॉलो नहीं करते। देखा फॉर हेवियर एलिमेंट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कि उनके ग्राउंड स्टेट का आई वैल्यू और एक्साइटेड स्टेट का आई वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। तो बस यही एक सिलेक्शन रूल बना लिए। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ऑफ सिलेक्शन रूल क्या आया, दोस न्यूक्लियाई which have nuclei which have different I values in their ground state and excited state, ground state and excited state। ऐसी सिचुएशन में जो न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड में डिफरेंट आई वैल्यूज दिखाएंगे वो ही हमारे मोसबेट स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करेंगे। ओनली दोस न्यूक्लियाई आर एलिजिबल, those nuclei are eligible, these nuclei are eligible for मोसबेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका एक सिलेक्शन रूल के रूप में निकल के बाहर आई बात हमारे सामने कि न्यूक्लियाई का आई वैल्यू फॉर द ग्राउंड स्टेट इज नॉट इक्वल टू द आई वैल्यू फॉर द एक्साइटेड स्टेट होगा। ऐसे न्यूक्लियाई ही हमारे मोसबेट स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाने में काम आएंगे। जैसे आयरन 57 है और जनरली हेवियर एलिमेंट में ऐसा देखा जाता है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियाई स्विच स्टेट्स नहीं, एक न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में अपनी अलग स्विच स्टेट दिखा रहा होगा, वही न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में अपनी अलग स्विच स्टेट दिखा रहा होगा अकॉर्डिंग टू आई। जैसे आयरन की आई वैल्यू हाफ है, इसकी ग्राउंड स्टेट में स्विच स्टेट 2 n+1 के होने से आई वैल्यू हाफ करोगे, n की वैल्यू करोगे तो ग्राउंड स्टेट में 2 स्विच स्टेट दिखाएगा। 2 n+1 के होने से इस वाले एक्साइटेड स्टेट में इसकी नंबर ऑफ स्विच स्टेट निकालोगे तो 2 n की वैल्यू 1 में आई की वैल्यू 3/2 प्लस में 1 दोस्तों कटेगा दोस्तों 3+1 एक्साइटेड स्टेट में जो एक्साइटेड स्टेट में जो स्विच स्टेट है वो 4 आएगी, इसके ग्राउंड स्टेट में स्विच आएगी वो 2 ही आएगी दोस्तों। तो यहां एनर्जी की मेजर ऑफ स्टेट्स अलग-अलग है और एनर्जी स्टेट्स अलग-अलग है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जो अलग-अलग एनर्जी स्टेट्स में अलग-अलग आई दिखाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी जो सेम दिखाते हैं। खास करके ऐसा होता है अलग-अलग देखने को मिलता है और अलग-अलग देखने को मिलता है ग्राउंड और एक्साइटेड आई वैल्यू अलग, वही हमारा सिलेक्शन रूल का काम करेंगे, वही हमारा मोसबेट स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाएंगे। ये बातें हमने यहां पे पढ़ी और जानी। अब बात करें दोस्तों इसके प्रिंसिपल की, इसका प्रिंसिपल कैसे काम करेगा। बिफोर मूविंग टू द प्रिंसिपल हम बात करेंगे दोस्तों अच्छा ऐसे कौन-कौन से प्राणी हैं, ऐसे कौन-कौन से प्राणी दोस्तों जो यहां पे ये मोसबेट स्पेक्ट्रा दिखा सकते हैं। कुछ बेसिक बातें और पढ़ लेते हैं फिर कहानी आगे बात करेंगे दोस्तों। अभी तक जो बातें कुछ बातें और जोड़ लेते हैं जैसे कि ये कुछ मैंने लैंग्वेज में लिखा कीवर्ड्स कीवर्ड्स वगैरह बोल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों डिस्कवर की जो मोसबेट स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कवर गामा व्हिच इज Rudolf Mossberg 1958 this discussion है। It is also known as the nuclear gamma resonance, nuclear gamma resonance के नाम से भी जाना जाता है। nuclear gamma resonance स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से जाना जाता है दोस्तों। based on the resonance fluorescence of the gamma radiation, fluorescence यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। fluorescence का मतलब है कि यहाँ पे gamma radiation का ठीक है तो स्टडी किया जाएगा। फ्लोरोसेंस का मतलब होता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर स्टेट का गामा का रिलीज होना, इस प्रोसेस को कहते हैं आपका फ्लोरोसेंस। यानी कि इसमें एनर्जी जो टिके हुई है उसकी यहाँ पे उन्होंने कहा कि दोस्तों उसका ओवरऑल इफेक्ट पड़ रहे हैं और इसी इफेक्ट में मोसबेट इफेक्ट के नाम से नाम दिया। हायर एनर्जी स्टेट से लोअर स्टेट आएगा उस स्टेट में जो एनर्जी रिलीज होगी वो गामा रिलीज होगी, उसको कहते हैं फ्लोरोसेंस। एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस में फ्लोरोसेंस हमको देखने को मिलता है। आपको बेसिक पढ़ी हुई फ्लोरोसेंस फोस्फोरेसेंस, ये फ्लोरोसेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, उसको हम मोसबेट काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर गामा एनर्जीज। कौन-कौन से एलिमेंट दिखाते हैं जैसे कि आपको कुछ कॉमन यूज एलिमेंट है आयरन 57 SN119 SN119 एंटीमनी 121 और आयोडीन 121। ये कुछ न्यूक्लियाई है इसमें से मोस्ट कॉमनली जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं वो केवल या तो आयरन आता है या फिर हमारे SN119 आता है। इसके अलावा दूसरा डिस्कशन नहीं करता, इसमें डिफरेंट न्यूक्लियाई का फिर भी कुछ न्यूक्लियाई का नाम बोल करके दोस्तों। इसके अलावा हैज फाउंडेड वाइड एप्लीकेशंस, हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों यूज कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं। हैज फाउंड वाइड एप्लीकेशन इन इल्यूस्ट्रेटिंग द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन द इनऑर्गेनिक सॉलिड स्टेट्स। जो मेरे पास इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स होते हैं उनमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग नेचर डिसाइड करने में स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत काम आती है। ये एनर्जी जो वहां पे रिलीज हुई है, ये एनर्जी वो जो गामा रेज है उसकी कितनी एनर्जी की है उससे वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है कि भाई उस आयरन का केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी बॉन्डिंग कैसे हो रही है। जैसे कॉम्प्लेक्स आयरन का कभी ऑक्टेट बना लेता है, कभी हाई स्पीड कभी लो स्पीड बना लेता है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे बदल रहा है तो वो यहाँ से पता लगाया जा सकता है काफी दोस्तों। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एनर्जी यूज करें दोस्तों। फॉर इंस्टेंस बॉन्डिंग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कुछ बेसिक बातें हैं, ये अपने बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब इस प्रिंसिपल की बात की जा रही है जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन की बात बताई कि आयरन की स्टेट से बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट 1/2 की आई वैल्यू होती है, एक्साइटेड स्टेट 2 होती है और वहां पे सिलेक्शन में देखा दोस्तों कि वो न्यूक्लियाई जो लगभग आपने ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड में अलग अलग आई दिखाएंगे वही हमारे लिए काफी यहाँ पे दोस्तों। इसके बारे में कुछ बातें और हैवियर न्यूक्लियाई शोस डिफरेंस बिटवीन नंबर इन द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है बात करते हैं दोस्तों। एग्जांपल के तौर पे आयरन की स्टेट आई वैल्यू होती है ग्राउंड स्टेट में 1/2 होती है 3/2 होती है उसको एक्साइटेड स्टेट में। इसके प्रोडक्ट इनवॉल्व्स द रिकॉइललेस एमिशंस एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज न्यूक्लियस। क्या बात है एक्शन आया रिकॉइललेस, एक रिकॉइल वर्ड आया अब इसका मीनिंग आपको समझ में दोस्तों। ठीक है एंड एटम्स इन द सोर्स एमिटिंग गामा रेज मस्ट बी सेम एज एटम एटम्स इन ये सब जो बातें लेके इसका प्रिंसिपल समझ सारी लाइन समझ आ जाएगी। तो बेटर प्रिंसिपल की समझाता हूं और इस पूरे प्रिंसिपल में चार पांच टर्म आएंगे। यहाँ पे रिकॉइल वर्ड आएगा, अब्जॉर्प्शन आएगा, गामा रेज आएगा, सोर्स आएगा, आइसोटोप्स आएगा, ये सब चीजें यहाँ पे कहीं यूटिलाइज होंगी। आइए बिना किसी तरीके से प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल और उसके बाद फिर उसकी ओवरऑल जो हमारा मैं कहूंगा कि एक इंस्ट्रूमेंटेशन से वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है तो मैं प्रिंसिपल समझने के लिए अब वापस अपने जो मैं स्टार्टिंग स्लाइड बना रहा हूं वहीं पे दोस्तों। मेरे पास यहाँ पे एक्सपोजिंग कहानी है कि अब मैं अपने थर्ड स्टेप में या प्रिंसिपल समझाने जा रहा हूं। उसके बाद हमारा जो काम बचेगा वो केवल ग्राफ का बचेगा। ठीक है या प्रिंसिपल समझ रहा है प्रिंसिपल कैसे कहानी आती है। तो प्रिंसिपल में यहाँ पे जो चीजें हैं वो कुछ इन तीन शब्दों से जुड़ी हुई है। वी हैव अ सोर्स ऑफ गामा रेज, वी हैव अ सैंपल एंड वी हैव अ डिटेक्टर। गामा रेज का जो सोर्स है यानी गामा रेज को एमिट करने वाला जो है वो गामा रेज यहाँ पे छोड़ेगा, गामा रेज छोड़ेगा। जो भी आपका सैंपल है वो गामा रेज को एब्सॉर्ब करेगा, एब्सॉर्ब कर भी सकता है और एब्सॉर्ब नहीं भी कर सकता। कई बार ऐसा हुआ कि एब्सॉर्ब कर देगा, एब्सॉर्ब सैंपल ने एब्सॉर्ब करके गामा रेज तो वो गामा रेज कुछ कम डिटेक्टर तक पहुंच पाएगी, इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज डिटेक्टर तक पहुंचने वाली घट जाएगी। अगर गामा रेज एब्सॉर्ब नहीं होती है तो वो गामा रेज सैंपल से पार होकर उसको डिटेक्टर तक डायरेक्ट हो जाएगी। यहाँ से डिटेक्टर डिफरेंशिएट कर पाएगा कौन सी गामा रेज सैंपल ने एब्सॉर्ब करी है, जो डिटेक्टर तक नहीं पहुंचेगी, कब पहुंचेगी वो डिटेक्टर मान लेगा कि एब्सॉर्ब हो गई है और डिटेक्टर तक जो पहुंच जाएगी डिटेक्टर मान लेगा कि एब्सॉर्ब नहीं हुई है। ठीक है ये पूरा फिनोमेनन बनता है। ये पूरा फिनोमेनन कंडक्ट कैसे हुआ, इस फिनोमेनन कंडक्ट करने के लिए पहले चाहिए सोर्स। यहाँ पे सोर्स व्हिच तो सोर्स मैंने यहाँ पे लिया दोस्तों कोबाल्ट 27 का दोस्तों और कोबाल्ट मैं आगे इसको एक अलग से दिखा देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक कोबाल्ट 27 का सोर्स है। ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियर है। क्या है दोस्तों अनस्टेबल न्यूक्लियर, इट इज अनस्टेबल न्यूक्लियर। अनस्टेबल न्यूक्लियर के बंडे होते हैं उसको स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना, कैसे करते हैं उसे स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना। ठीक है कैसे करते हैं उसे स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना। अनस्टेबल न्यूक्लियर का स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के दो रास्ते हैं। कैसे पहला रास्ता यू वांट अनस्टेबल न्यूक्लियर हाई एनर्जी का है, स्टेबिलिटी में स्टेबल न्यूक्लियर कन्वर्ट हो जाए विद सम एक्स पार्टिकल एमिशन जो कि अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है और इसका दूसरा प्रोसेस ये है दोस्तों कि एक तो या तो एमिट कर दे
एक्स्ट्रा चीजों को निकाल दे या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर ले आए जिससे वो न्यूक्लियाई स्टेबल हो सके। इसका सेकंड तरीका है अनस्टेबल न्यूक्लियाई कुछ यहाँ पे एक्स पार्टिकल को कैप्चर कर ले और जिससे वो स्टेबल न्यूक्लियाई कर सके। जनरली जो एक्स पार्टिकल कैप्चर होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर इसको बोलते हैं दोस्तों कि वो जो आपका न्यूक्लियाई है वो उसके नियरेस्ट जो के एल शेल्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई हमारे पास मान लीजिए न्यूक्लियस के पास के शेल है, इसके पास एल शेल है, या के है यहाँ पे एल शेल है, ये शेल में इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस नियर बाय शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर अपने कैप्चर कर लेगा, इसलिए खाली स्पेस क्रिएट हो जाएगा और फिर अकॉर्डिंग टू द एनर्जी प्रिंसिपल जो बहुत सारे प्रिंसिपल हाउ प्रिंसिपल यहाँ एक खाली स्पेस बच जाएगा, तो ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली उस पूरे प्रिंसिपल को मेंटेन करने के लिए ये अंदर चला गया कैप्चर हो गया, इसको अंदर चला कैप्चर हो गया, तो ये बाहर वाला अंदर आ जाएगा। और जब ये के शेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो उसको कहेंगे के कैप्चर। अगर एल शेल का पेपर का तो डायरेक्टली एल शेल वाला कैप्चर कर लेगा, इसकी के वाले को छोड़ के एल वाले कैप्चर करेगा, एल वाले कैप्चर करेगा तो हम एल कैप्चर करेंगे। इसके बाद डाटा डिटेल में सारा डेटा न्यूक्लियर कैप्चर करेंगे, तो अभी इसका यहाँ पे होल्ड करिए। सो हम दोस्तों यहाँ कहानी को होल्ड करें, आगे बढ़ाएं, चीजों को इतना समझ लिया आपने। ये दो प्रोसेस या तो एमिट करके स्टेबल हो सकते हैं, कैप्चर करके स्टेबल होगा। ये जो पीछे वाला प्रोसेस यहाँ पे या ये जो कोबाल्ट कोबाल्ट है, ये जो स्टेबिलिटी का रास्ता आता है वो कैप्चर करके आता है, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो उसका जो कॉन्फिगरेशन है वो -1 होता है, यानी कि दोस्तों नीचे यहाँ z एटॉमिक नंबर -1 है, ऊपर मास नंबर इसका 0 है। इससे बनने वाला जो न्यूक्लियाई होगा दोस्तों, आइए इन दोनों का समेशन करके यहाँ राइट हैंड साइड न्यूक्लियाई बनेगा। तो 27 - 1 26 होता है, 27 - 1 = 26 और 26 का जो न्यूक्लियाई बनता है वो आयरन बनता है। यहाँ पे आयरन 26 बनेगा, ऊपर 57 और 0 57 बनेगा, ये वाला न्यूक्लियाई बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा सोर्स न्यूक्लियाई है, जिसका सोर्स न्यूक्लियाई कोबाल्ट 27 इज अ सोर्स ग्रुप में न्यूक्लियाई कंसीडर करेंगे दोस्तों। इसके लिए आयरन 26 57 चाहिए, आयरन 26 57 चाहिए। और अभी जो ये आयरन 26 57 पैदा हुआ ये बहुत ही हाई एनर्जी था, मतलब अगर एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाऊं दोस्तों, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है तो बढ़ रहा है, इसकी एनर्जी अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ पे इसकी एनर्जी लाई कर रही है, एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ एक्साइटेड स्टेट। अब ये एनर्जी जो यहाँ लाई कर रही है Fe 627 की दोस्तों, यहाँ जो ये पैदा हुआ, मान लीजिए इसकी इनिशियली जो आई वैल्यू पाई वो 5/2 पाई गई एनर्जी स्टेट में, 5/2 पाई गई, फिर वो इस एक्साइटेड स्टेट से एक आई वैल्यू इसकी जो एक और है वो 3/2 पाई गई। तो पहले वो इस एक्साइटेड स्टेट से यहाँ भी आ सकता है 3/2 में, और फिर जो सबसे स्टेबल पाई गई आई वैल्यू 1/2 पाई गई। तो यहाँ पे ये वाली मोस्ट स्टेबल है, आयरन की सारी स्टेट्स हैं, ये भी आयरन 2657 है, ये भी आयरन 2657 है, ये भी एक्साइटेड स्टेट है और ये भी डबल एक्साइटेड स्टेट बना लेता हूं ताकि समझ में नेक्स्ट स्टेट यहाँ लिखना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कहें तो ये हमारे लिए सबसे लोएस्ट एनर्जी में कहलाएगी ग्राउंड स्टेट, ये हमारे लिए कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऐसे करेंगे दोस्तों, और हमारे लिए कहलाएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर आसान शब्दों में फर्स्ट सेकंड का नाम लेते हुए इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ये हमारे लिए सब्सिक्वेंट एक्साइटेड स्टेट का ऊपर की तरफ एनर्जी लेवल बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। सो पहले एफ जो डबल स्टार यानी कि बहुत एक्साइटेड स्टेट में 5/2 आई वैल्यू वाला है दोस्तों, है तो आयरन 2657 ये बहुत एनर्जी लेके बैठा हुआ है, एक्साइटेड स्टेट 5/2 वाला आई वैल्यू दिखा रहा है दोस्तों। तो ये क्या करेगा, दो तरीके से प्रोसेस करेगा, या तो ये यहाँ से डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा दोस्तों, इसकी यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम पाई जाती है दोस्तों, बल्कि वो अपना एक जो प्रोसेस है इसको अक्सर दोस्तों प्रोसेस कहते हैं कि वो सब्सिक्वेंट ऑर्डर में निकल के आता है। पहले वो 5/2 से 3/2 में जाता है एंड देन वो 3/2 से यहाँ इस जगह पे आपका यहाँ देखने को आता है, यहाँ नीचे प्रोसेस आता है। ये वाला जो ट्रांजिशन लगभग 10 से 15% होता है दोस्तों, उसका मैक्सिमम ट्रांजिशन है लगभग मोर देन 80% ट्रांजिशन इस प्रोसेस के थ्रू होता है। इसलिए जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा। हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है सब्सिक्वेंट जो डिके है इसका है, यहाँ जो सब्सिक्वेंट डिके होगा यानी कि जो यहाँ से पहले यहाँ आया फिर यहाँ से वो यहाँ आया, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन या मैक्सिमम नंबर ऑफ डिके नजर आ रहा है वो इस प्रोसेस के थ्रू नजर आ रहा है, तो यही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। सो यहाँ अब हम जब ग्राउंड स्टेट के ट्रांजिशन की बात करेंगे तो ग्राउंड स्टेट का ट्रांजिशन है वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ से यहाँ आ रहा होगा ये एनर्जी जो यहाँ रिलीज हुई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसको हमने डेल्टा ई का नाम दिया, और जो डेल्टा ई एनर्जी थी इट इज लाइंग इन द गामा रेंज, गामा रेंज में लाई कर रही थी। और इसका एग्जैक्ट अमाउंट बताओ दोस्तों, इट इज नियरली इक्वल टू लगभग 14.4 किलोवोल्ट। ये 14.4 किलोवोल्ट के आसपास ये पूरा एनर्जी दिखा था दोस्तों, लगभग 14.4 किलोवोल्ट के आसपास है, 14.4 किलोवोल्ट के आसपास है, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई थिंक इट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में रखा है, इतना एनर्जी का है जो कि गामा रेंज की लाइन में लाई कर, यानी यहाँ से हमारी गामा रेंज रिलीज होना चालू हो चुकी है, गामा रेंज रिलीज हो चुकी है, ये गामा रेज हमारी रिलीज हो चुकी है, यही गामा रेज जो येलो वाली हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, बाकी गामा रेज हमारी किसी काम की नहीं है। मैं इसकी जो विड्थ है दोस्तों बढ़ा देता हूं क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, इसकी थिकनेस बढ़ा दी दोस्तों, यही हमारी जो गामा रेज है, यही हमारी गामा रेज सबसे काम की नहीं है, बाकी हमें किसी काम की नहीं है, इसकी कैसे ज्यादा दोस्तों। अब हमने गामा रेज प्रोड्यूस करना सीख लिया, या गामा रेज जो हमने प्रोड्यूस की वो आयरन के आइसोटोपिक सिचुएशन से प्रोड्यूस करी। अब हम इस गामा रेज का एब्जॉर्प्शन कराएंगे सैंपल को, सैंपल में गामा रेज का एब्जॉर्प्शन कराएंगे। सिंस ये जो गामा रेज है इस स्पेसिफिक एनर्जी गैप को फुलफिल या इस स्पेसिफिक एनर्जी गैप के रूप में बाहर निकली है दोस्तों, ये गामा रेज केवल और केवल इतने ही स्पेसिफिक एनर्जी गैप को फुलफिल कर सकती है। समझने किससे तुम कोई भी काम करवा लोगे, ज्यादा एनर्जी काम करवा लोगे, कैसे पॉसिबल होगा? ये गामा रेज केवल इतनी स्पेसिफिक एनर्जी जो रिलीज हुई इतनी एनर्जी की उतनी एनर्जी का गैप को फुलफिल कर सकती है, यानी सैंपल में केवल उतनी ही एनर्जी का गैप अगर पाया गया, इतनी एनर्जी का गैप अगर पाया गया, ये गामा रेज उस एनर्जी गैप को फुलफिल करके न्यूक्लियर ट्रांजिशन करा देगी फ्रॉम द न्यूक्लियस की खुद की ग्राउंड स्टेट से अपनी खुद की एक्साइटेड स्टेट, यानी कि इस सैंपल के अंदर अगर इस गामा रेज को एब्जॉर्ब होना है, ये गामा रेज तभी एब्जॉर्ब हो पाएगी जब इस सेकंड सैंपल के अंदर यही 57 आयरन 57 का कोई आइसोटोप प्रेजेंट होगा। तो आयरन 26 आपका मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है, उसका 56 का 57 का आइसोटोप होगा दोस्तों, तो नेचुरल अबंडेंस के अकॉर्डिंग अगर आयरन 56% है तो 57 एक पर्टिकुलर परसेंटेज अमाउंट होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं हुआ, उसका कुछ प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग अबंडेंस अभी इस सैंपल में कुछ होगा। आयरन है तो आयरन का मोस्ट स्टेबल जो स्टेट हमारे पास स्टेबल वाला 26 आयरन 56 है, उसके 57 वाली कोई ना कोई अबंडेंस होगी, वो भी यहां देखने को मिलेगी सैंपल के अंदर। यस, यानी कि सैंपल के अंदर अगर आयरन का कोई ना कोई मेरे पास मान लीजिए सैंपल में कोई ना कोई आयरन का एटम प्रेजेंट है, मान लीजिए नेचुरल सैंपल लिया है, रॉक का सैंपल लिया है, उस आयरन का एलिमेंट है, तो यस ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यहां से भी पता लग जाएगा अच्छा भाई साहब इसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, यही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब वही कर सकता है जिस गैप के रिगार्डिंग और गैप के रिगार्डिंग किसी का सेम आइसोटोप होना चाहिए। यहां पे इसीलिए यहां पे सेम आइसोटोप सिचुएशंस की बात की जाती है दोस्तों, दिस सैंपल मस्ट हैव द सेम आइसोटोप जिसके रिगार्डिंग हमारे यहां पे एमिशन हुआ है, आयरन 56 के रिगार्डिंग एमिशन हुआ है, तो इसका 56 आयरन एक आपका दोस्तों आइसोटोप होना चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूं इस सैंपल कंटेंट मैं मान के चल रहा हूं, लेट मैंने मान लिया इस सैंपल के अंदर 26 57 का प्रेजेंट है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, यही होगा तभी काम होगा, हुआ ही नहीं है तो दोस्तों, तो डेफिनेटली अगर है दोस्तों उसके भी ग्राउंड स्टेट होगा दोस्तों, उस सैंपल के अंदर, ये मेरा सैंपल है, ये मेरा सोर्स था, पूरा सेटअप था, पूरा सेटअप था, वो सोर्स ऑफ गामा रेज, ये सोर्स ऑफ गामा रेज हो चुका है। सैंपल की बात है, सैंपल मस्ट कंटेन, सैंपल हैज टू कंटेन दिस पर्टिकुलर आइसोटोप ऑफ आयरन, यानी आयरन 56 हमें या उस आइसोटोप 57 यहां पे पक्का होना चाहिए। तो मान के चलो आयरन 57% है, आयरन 57 का ग्राउंड स्टेट है दोस्तों 27 का, और इसका इतनी एनर्जी लेवल, इतनी बिल्कुल सेम एनर्जी लेवल दोस्तों, लगभग सेम एनर्जी लेवल पे यहां इसका एक्साइटेड स्टेट होगा, और ये आयरन 26 57 का एक्साइटेड स्टेट का मार्क देता दोस्तों, और यहां डेफिनेटली बिल्कुल सेम तरीके से इसकी आई वैल्यू भी 1/2 होगी और इसकी आई वैल्यू भी दोस्तों 3/2 होगी। और क्योंकि यही नियर बाय वाले हमारे जो एनर्जी लेवल्स हमारे पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ये हमने जो ट्रांजिशन कंसीडर किया वो यहां से यहां तक किया है, मैक्सिमम जो हमारी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस के थ्रू हो रही है, इस प्रोसेस
जो नेट एनर्जी रिलीज हुई है वाली रिलीज हुई 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली। अब ये 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वाली जो एनर्जी है, ये जो गामा रेज है, ये गामा रेज यहां से ट्रैवल करते हुए हमने मान लीजिए गामा रेज जो है ट्रैवल करते हुए यहां तक जाएगी, ये गामा रेज हमारे पास, और ये गामा रेज जो है यहां से ट्रैवल करते हुए इतनी एनर्जी जो रेज है, जो गामा रेज है, यहाँ ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई के पास जाएगी, यहां से वो ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियाई के पास जाएगी, यानी जो रिलीज एनर्जी है, गामा रे रिलीज गामा रेज जो है सेम एनर्जी ये इस हम इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप के थ्रू इसको यहाँ इस सैंपल तक भेजेंगे। अब ये सैंपल क्योंकि उसके पास बिल्कुल इतना ही एनर्जी गैप का एक नेक्स्ट एनर्जी लेवल प्रेजेंट है, ये भी आयरन का सैंपल इसके पास प्रेजेंट है, तो अब ये ग्राउंड स्टेट वाला जो न्यूक्लियस यहाँ पे आराम से बैठा हुआ ग्राउंड स्टेट में, ये यहाँ से अब ट्रांजिशन दिखा देगा, इस विल शो अ ट्रांजिशन, और ये यहाँ से इस एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और अगर ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो मतलब गामा रेज एब्जॉर्ब हो गई, और गामा रेज एब्जॉर्ब हो गई तो ये सारी चीजें होता हुआ दिखता रहता है दोस्तों। यहाँ डिटेक्टर यहाँ बैठा है डिटेक्टर दोस्तों, डिटेक्टर सारा प्रोसेस होते हुए दिख रहा है, डिटेक्टर इंतजार कर रहा है कि मेरे पास गामा रेज आएगी, इसको छोड़ के आएगी, मेरे कलर में आएंगे, पर वो ये गामा रेज उस बेचारे डिटेक्टर तक नहीं पहुंच पाए, अगर वो यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, और अगर वो यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हुए दोस्तों डिटेक्टर तक पहुंच जाएंगे, बस यहीं से हमारा जो ग्राफ निकल के आएगा। अगर ये एब्जॉर्प्शन हुआ तो डिटेक्टर की गामा रेज की इंटेंसिटी कम पहुंचेगी, तो डिटेक्टर बताएगा कि भाई यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, ये वाली गामा रेज एब्जॉर्ब हो गई है। तो कई बार ऐसा भी होगा गामा रेज यहाँ पे एब्जॉर्ब ना भी हो तो वो सामने पार्ट डिटेक्टर तक पहुंच जाए, डिटेक्टर कहेगा भाई ये वाला गामा रेज एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। अब दोस्तों इतनी चीजों को हमने बिल्कुल आसानी से समझ लिया, वी हैव अ सोर्स ऑफ गामा रेज, वी हैव अ सैंपल विद द सेम एलिमेंट, सेम आइसोटोप, यहाँ से निकलने वाला गामा रेज इसके एज इट इज सेम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के साथ इसको करा देगा, गामा एब्जॉर्ब हुआ, वहां पे सैंपल के अंदर या सॉरी हमारे डिटेक्टर ने वहां पे कंप्यूटर ने वहां पे पीक दिखा दी कि भाई यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, यानी यहाँ पे पीक दिखा रहा है दोस्तों, बस बात खत्म। इससे हमारा स्पेक्ट्रम आ गया, यहाँ या गामा रेज एब्जॉर्ब हुई तो आयरन प्रेजेंट है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आगे निकल आएगी कि आयरन का एनवायरनमेंट क्या है वो भी निकल आएगा। बट बिफोर मूविंग टू दैट पोर्शन की आयरन की बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे केमिकल एनवायरनमेंट में है, पहले तो समझ लिया कि प्रेजेंट है या नहीं, एब्जॉर्प्शन वगैरह प्रेजेंट है, इतना बात समझ गया है। बट बिफोर मूविंग टू द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द आयरन हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दो बातें को समझनी है, जो दो बातें अभी तक होने हैं। वो दो बातें हमें क्या है दोस्तों, आइए जरा समझाता हूं। दो बातें यहाँ पे दो शब्द है जो अक्सर आप सब बच्चे स्किप कर देते हैं। दीस टू शब्द आर, फर्स्ट शब्द है यहाँ पे रिकॉइल, एक वर्ड यहाँ पे यूज होगा रिकॉइल वर्ड। प्रिंसिपल के अंदर यहाँ दो टर्म्स आती हैं, एक आता है रिकॉइल वर्ड और एक आता है डॉपलर इफेक्ट। आइए इन दोनों बातों को भी समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज रिकॉइल वर्ड, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। तो रिकॉइल वर्ड को समझने के लिए आइए मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज एक बंदूक का एग्जांपल लेते हैं। रिकॉइल वर्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। रिकॉइल शब्द क्या है? रिकॉइल का मतलब होता है बैक रिएक्शन, एक प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे जब आप मैं सबसे सिंपल एग्जांपल इसको आपके पास गन है ना, मैंने कहा कि तुम जाके बाजार से खरीद लाओ ना, ना भाई कभी ऐसा मत करना। सो लेट्स सपोज आपके पास गन है, आपने देखा होगा जाना होगा क्या होगा कि जब गन से बुलेट फायर की जाती है, जैसे तुम ट्रिगर दबाओगे जैसे बुलेट फायर होगी, तो क्वेश्चन है कि बुलेट फायर जब होती है तो बुलेट जो है एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ आगे बढ़ती है, ठीक है, पर्टिकुलर जो भी स्पीड या वेलोसिटी है उसके साथ आगे बढ़ती है, ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर स्पीड वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ती है। यहाँ जब बुलेट फायर की तो अक्सर क्या होता है, फायर कैसे होती है, यहाँ पे आपका बुलेट प्रेजेंट होगा, जो बुलेट है यहाँ से ट्रिगर आके इसको हिट करेगा, और यहाँ बुलेट के पीछे वाले हिस्से में बारूद होता है, इसको अक्सर क्या देते हैं कि भाई वो जो इस बुलेट को गति प्रदान करेगा, इस बुलेट को जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी प्रदान करेगा, वही यहाँ पे बारूद होता है। जैसे वो ट्रिगर होता है, जैसे वो ट्रिगर यहाँ पे लगता है तो बारूद बर्न होता है, वो जो भी आगे से जो बारूद जो भी बढ़े यहाँ पे ट्रिगर प्रदान करेगा, तो जो भी केमिकल है जैसे यहाँ पे ट्रिगर होगा तो केमिकल बर्न होगा, केमिकल बर्न होगा तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होगी, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल एक नाली बनी हुई है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पर्टिकुलर बंदूक को एक मोमेंटम प्रोवाइड करेगी, जो पर्टिकुलर जो भी गोली है, जो भी हमारे पास ये निकल के आई है बुलेट, जो इस बुलेट को जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होगी, वो एनर्जी जो है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इस बुलेट को यहाँ पे मोमेंटम प्रोवाइड करेगी और वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस बुलेट को आगे भेजेगा और बुलेट की स्पीड के साथ आगे जाके हिट करेगी, यही प्रोसेस होता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब मैं ट्रिगर हिट करूंगा तो यहाँ जो वो बारूद था, उस बारूद के मान लीजिए ये बंदूक ये बुलेट का पीछे वाला हिस्सा, ये मेरा ट्रिगर है, जैसे ही मैं यहाँ से ट्रिगर दबा रहा हूँ, ठीक ट्रिगर आगे टूल पे लग रहा है, जैसे ट्रिगर पे लगेगा दोस्तों, यहाँ जो बारूद होगा पीछे वाले हिस्से में ऊपर होगा, ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होगा तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्योंकि पीछे तो रास्ता है, बंदूक गोली ले जाएगा, ये जो गोली है वो आगे सामने से जो नली है उससे बाहर निकलेगी, दोस्तों स्पाइक से बाहर निकलेगी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसने ट्रिगर यहाँ हिट हुआ और ये जो बारूद यहाँ पे चला, उस बारूद ने जो अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा करी, मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा करी, तो क्या वो सारी की सारी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू द काइनेटिक एनर्जी, अगर इस मोमेंटम को गेन करने में क्या वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, तो आंसर करेंगे सारी एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो ट्रिगर करने पर उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हिट खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी यहाँ इस रेस्ट में प्रेजेंट बॉडी को, जो बुलेट बिल्कुल रेस्ट में होगी, रेस्ट में प्रेजेंट बॉडी को इस मोमेंटम में जब आप कन्वर्ट करोगे तो हम जानते हैं लॉस को, फिजिकल लॉस को, जब आप मोमेंटम दोगे दोस्तों, बैकवर्ड डायरेक्शन पक्का होगा, और उस सिचुएशन में आपकी जो ये बंदूक है, आपकी जो ये बंदूक है दोस्तों, ये रेस्ट में जो प्रेजेंट है, जैसे ही आप इसको ट्रिगर करेंगे ये बंदूक भी एक रिवर्स रिएक्शन दिखाएगी दोस्तों, ये बंदूक हल्का सा पीछे मूव करती है, और आपने अगर हल्का लूज हाथ से पकड़ रखी बंदूक तो एकदम से वो गोली जब आप ट्रिगर करोगे तो गोली तो आगे निकलेगी, वो बंदूक एकदम से पीछे जाएगी, और अगर लूज हाथ से पकड़ रखा हो तो आपका हाथ भी तोड़ सकती है, आपकी कलाई भी तोड़ सकती है। इसलिए जब बड़ी बुलेट्स बड़ी बंदूकें देखते हैं दोस्तों, वो बड़ी बंदूक से शोल्डर पे चलाई जाती है ताकि उसका जो बैक रिएक्शन है वो शोल्डर उस मोमेंटम को कंट्रोल कर सके, नहीं तो वो बैक रिएक्शन इतना खतरनाक होता है कि वो जो बंदूक बड़ी वाली तो फ्लिप भी हो सकती है और आपको सलमाओ से भी लग सकती है। सो गाइस अपना केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यहाँ पूरी की पूरी बारूद को इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करनी चाहिए, क्या पूरा पूरा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है? आंसर नहीं, क्यों? क्योंकि स्टैटिक स्टेट में आपकी बंदूक की गोली वाली बंदूक दोनों की स्टैटिक स्टेट में थी, तो जब इसको मोमेंटम में लेके आएंगे तो स्टैटिक से मोमेंटम लाते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके बैकवर्ड डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करने के लिए आप लीजिए, वहाँ कुछ ना कुछ एनर्जी उस बैकवर्ड डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करने के लिए भी खर्च होगी, यानी कंप्लीट एनर्जी यूज नहीं होगी। सेम बात यहाँ पे एसोसिएटेड है, यहाँ पे जब ये न्यूक्लियर 3/2 के स्टेट में होगा, यहाँ से जहाँ तक आते हुए यहाँ 5/2 से 3/2 से यहाँ पे आते हुए जब ये न्यूक्लियर यहाँ होगा तो मान लीजिए न्यूक्लियर यहाँ प्रेजेंट है, ये रहा न्यूक्लियर, लेट्स सपोज ये वाला न्यूक्लियर, यहाँ वो न्यूक्लियर है, ठीक है, बेचारा यहाँ से आया, ये रास्ते मान लीजिए होटल था, बेचारा बैठ के 3/2 पे बस रेस्ट किया, बस रुका, पता लगा यहाँ पे स्टेबल नहीं है, आपको 5 स्टार होटल मिलना है, या तो ढाबा ढाबे पे स्टेबल नहीं है, क्या पता सबके अलग होते हैं, जो ढाबे भी अच्छा लगता है किसी को, मान लीजिए इसको 5 स्टार होटल मिलना है, मेरे पास 5 मिनट वॉशरूम इसके जाना है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो यहाँ आया फिर लिखा फिर जब यहाँ से वो लोअर स्टेट में जा सकता है, तो वो यहाँ है तो वो भी स्टैटिक स्टेट में, और इस स्टैटिक स्टेट से जब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ एक बैकवर्ड रिएक्शन होगा, मतलब जो एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है ओवरऑल उसका मैक्सिमम अमाउंट रिलीज हो जाएगा, उसका चीजों अमाउंट इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में न्यूक्लियर जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, स्टैटिक पीछे जाएगा, उसमें खर्च हो जाएगा, यानी कि ये और ये जितना यहाँ एनर्जी गैप है, ये और ये जितना यहाँ एनर्जी गैप है, ये पूरा एनर्जी गैप यहाँ रिलीज नहीं होता है, यहाँ जो एनर्जी गैप रिलीज होता है दोस्तों वो थोड़ा सा कम होता है, और इतनी एनर्जी जो है दोस्तों, इतना एनर्जी जो है दोस्तों रिकॉइल एनर्जी के रूप में, ई रिकॉइल एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाती है। हमें उम्मीद थी कि यहाँ से यहाँ तक पूरी एनर्जी गामा के रूप में रिलीज हो गई होगी, कि जितना एनर्जी गैप रिलीज होगी, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ रिकॉइल लेस मोमेंटम कंजर्व करने में खर्च हो गई होगी, तो पूरा एनर्जी रिलीज हुआ, ये ज्यादा दिखा दिया, थोड़ा सा अमाउंट होता है दोस्तों जो रिकॉइल एनर्जी के रूप में खर्च हो जाता है, यानी जो गामा निकल रही है वो पूरा पूरा एनर्जी लेके नहीं निकल रही है, उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी गामा था, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पूरे एनर्जी गैप में जो गामा निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली, उससे थोड़ी कम एनर्जी गामा निकलेगी, उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिकॉइल एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ा था रिकॉइल और सिक्वल जो एनर्जी थी, रिकॉइल एनर्जी वो यहाँ पे समझ लिया, मतलब अब यहाँ से एक प्रोसेस समझ आ गया कि ठीक है रिकॉइल एनर्जी समझ आ गया, तो ये भी समझ में अच्छा लगा कि समझ आया कि यहाँ जो गामा रिलीज हुई है ये एक्जेक्टली किस अमाउंट की नहीं होगी, 4.4 तो नहीं होगी, बट अगर इस अमाउंट
तो वो कुछ ना कुछ इससे कम अमाउंट की होगी, मान लीजिए 4.4 से 5.42 हो गई या 4.40 हो गई, 4.4 ना होगी, 4.2 होगी, 4.1 होगी, सॉरी 14.4 14.4 ना होगी, 14.0 होगी, 14.1 होगी, 14.2 होगी, 14.3 होगी, कुछ भी थोड़ा सा कम होगी, इस एग्जैक्ट अमाउंट से थोड़ा सा कम होगी। अब जो एग्जैक्ट अमाउंट देखिए, इस डिफरेंस कितना था 14.4 का, इससे थोड़ा सा कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब गामा रेज के रूप में आगे बढ़ेगी और यहाँ इस उम्मीद में या सैंपल रिप्रेजेंटेटिव आई उस थोड़ी सी कम एनर्जी 14.4 से थोड़ी सी कम एनर्जी को करके ट्रांसफर कर लेगा, तो आंसर है वो ट्रांसफर नहीं होगा। हमें लगा था 14.4 निकली एग्जैक्टली और 14.4 यहाँ यूज हो जाएगी तब तो ट्रांसफर हो जाएगा। हमें पता लगा कि 14.4 एग्जैक्टली निकलती है, थोड़ा सा कम निकलती है और थोड़ा सा कम निकलती है तो डाउन स्ट्रीम निकलेगी। अगर चीजों से भी उस एनर्जी कम मिली तो वो बीच में कहीं नहीं रुकेगा। ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा मैं एफर्ट लगा दूंगा, काम होता ही नहीं। क्वांटम एनर्जी जानते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से, जितनी एनर्जी डिफरेंस है उतना मिलेगा तभी ट्रांजिशन होगा, नहीं तो ट्रांजिशन नहीं होगा। साइंस की जो डिफरेंस एनर्जी थोड़ा सा कम पड़ गया एंड जो हमारी उम्मीद थी उसमें पानी फिर गया, क्योंकि हम यहाँ बैठे थे ये ट्रांजिशन आसानी से हो जाएगा, जितनी एनर्जी आ रही है उतनी इसको चाहिए और यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है उतना एनर्जी नहीं है जितना इसको यहाँ से ट्रांजिशन करने को चाहिए। तो इसको यहाँ से आता है तो पूरा 14.4 चाहिए, तो ये यहाँ से रिलीज करा तो 14.4 से थोड़ा सा कम रिलीज करना है। Hence इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि the amount of energy required for this transition in the source compound में ट्रांजिशन कराने के लिए जो गामा रेज की एनर्जी चाहिए it is slightly higher than the released amount of energy, थोड़ा सा ज्यादा है इस amount of gamma rays से रिलीज हुई है, क्योंकि कुछ amount of energy रिकॉइल गैस के रूप में लॉस्ट हो चुकी है। तो मतलब थोड़ा सा एनर्जी का लॉस्ट हुआ है उसको कवर कैसे किया जाए, कैसे कवर करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी लॉस हुआ है उसको कवर कैसे करेंगे दोस्तों। इसको कवर करने के लिए हम यूज करते हैं डॉपलर। यहाँ पे दो टर्म रहेगी, एक रिकॉइल प्रोग्रेस समझ लिया और एक हमारे पास डॉपलर इफेक्ट या रिकॉइल समझ थोड़ा बैकवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करने के लिए प्रोसेस उसको रिकॉइल प्रोसेस या फिर रिकॉइल एनर्जी के रूप में कंजर्व एनर्जी कंजर्व करेंगे। अब जो रिकॉइल एनर्जी के रूप में जो एनर्जी का लॉस हुआ है इसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ सोर्स के पास तो पूरा पूरा जो भी मेरे पास मान लीजिए पूरा पूरा 14.4 भेजना पड़ेगा, यहाँ से मान लीजिए 14.2 यहाँ से 14.4 और 0.2 रेफरेंस कहाँ से लाऊंगा मैं, तो वो डिफरेंस जो भी डिफरेंस है वो कहाँ से लाएं, वो लाने के लिए हमने डॉपलर इफेक्ट यूज किया। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है, डॉपलर इफेक्ट कहता है लेट्स मान लीजिए आप रोड पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज आप खड़े हैं दोस्तों, लेट्स सपोज यहाँ से गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, ओके लेट्स सपोज गाड़ी आ रही है। तो आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया है जब आप गाड़ी स्पीड होती है और वो मान लीजिए हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है, लेट्स सपोज गाड़ी जो है हॉर्न बजाती हुई आ रही है, बहुत बजाती हुई आ रही है। जब आप एक जगह पे खड़े हैं, मान लीजिए अपने घर के नीचे खड़े हैं, गाड़ी आपके रोड से बहुत दूर है, अभी आप 1 किलोमीटर दूर है या 500 मीटर दूर है, तो वहां से वो हॉर्न बजाता हुआ बी 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 बी, तो वो जब बहुत दूर होता है तो हॉर्न की जो जो हॉर्न है वो जो साउंड है उसकी आवाज आप तक बहुत कम पहुंचती है, थोड़ा लाइट पहुंचती है, आपको वो निशान नहीं करेंगे, बहुत आराम से हमारे पास पहुंची है। क्यों, क्योंकि आपका अल्टीमेटली डिस्टेंस ज्यादा है आपसे, तो वो जो हॉर्न बजा रहा है वो हॉर्न उतनी एनर्जी बजा रहा है, उस हॉर्न से निकलने वाली जो वेव्स है उसकी एनर्जी तो वही है, तो यहाँ हॉर्न बजा रहा है यहाँ आएगा तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ भी उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी हॉर्न वाली जो भी निकाल रहा है साउंड वेव्स, तो हॉर्न तो सेम इंटेंसिटी से बजा रहा है, पर वो जब दूर है वो जो वेव्स आप तक ट्रैवल करके आएगी तो आप तक आगे आगे हॉर्न की इंटेंसिटी है वो कमजोर हो जाएगी, दोस्तों एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो इसलिए आपको रिस्पेक्टिवली वो जो हॉर्न की इंटेंसिटी है वो कम नजर आती है। वही वही जब यही यही गाड़ी बिल्कुल तुम्हारे पास में आ जाएगी, जब यही गाड़ी दोस्तों यही गाड़ी तुम्हारे बिल्कुल इस सिचुएशन पे आ जाएगी, अभी गाड़ी यहाँ पे है, अब गाड़ी आ गई यहाँ पे, ये गाड़ी आपकी पहले यहाँ पे, अभी आपकी गाड़ी आ गई यहाँ पे, जब इस सिचुएशन पे आके जब हॉर्न बजाएगा दोस्तों, इस सिचुएशन पे आके जब हॉर्न बजाएगा यहाँ ये साउंड जो है लगाएगा तो तुम्हारे सामने आके जब कोई हॉर्न बजाएगा तो उसको चार तो गाड़ी क्या हॉर्न बजा रहा है, वही हॉर्न तो दूर से बजा रहा है, उसने कोई टेस्ट नहीं तुम्हारे पास आके ज्यादा तेज से हॉर्न बजा नहीं, तो सेम इंटेंसिटी से बजा रहा है, वहां तो जब दूर था क्योंकि साउंड को ट्रैवल करके यहाँ पे है, जिससे तुम्हारे पास इंटेंसिटी कम हो गई है, इसलिए उसके बाद कम सुनाई देगा दोस्तों, या तो एक तरह पे शामिल है, बट यहाँ जब सामने हॉर्न बजाएगा तो बहुत सारी अमाउंट सुनाई देगी, तो हाई इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा एंड सेम उसकी जब दूर निकल जाएगा यहाँ पहुंचेगा फिर से वहां जो साउंड की जो इंटेंसिटी है वो साउंड की जो इंटेंसिटी है दोस्तों, वो साउंड की जो इंटेंसिटी है दोस्तों अब तुम्हारे पास कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे इस जगह पे जो सुनाई देगा मिनिमम सुनाई देगा, इस जगह पे साउंड सुनाई देगा मैक्सिमम सुनाई देगा, तो गाड़ी यहाँ पहुंच जाएगी, इस जगह पे पहुंच जाएगी, आगे दूर चली जाएगी तो फिर से मिनिमम सुनाई देगा। यानी इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम बोलते हैं कि तुम एक जगह पे खड़े हो तो एक दूसरे चीज का मोमेंटम करवा दिया, 10 मीटर करवा दिया, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों वो जो हॉर्न का इंटेंसिटी है एक बार कम पहुंचना है, एक बार ज्यादा पहुंचना है, एक बार कम पहुंचना है, इसमें कारण क्या हुआ दोस्तों, वो कारण इस प्रकार से हुआ कि वो एनर्जी जो तुम्हारे पास पहुंच गई है वो किस इंटेंसिटी के साथ पहुंची है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों, या बहुत दूर है इंटेंसिटी तुम्हारे पास पहुंचेगी यहाँ ठीक-ठाक है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी दोस्तों साउंड की, और यहाँ दोस्तों आपकी इंटेंसिटी फिर से कम हो जाएगी। सेम इस फैक्टर को हम यहाँ इस एनर्जी के डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए यूज करेंगे, यहाँ से जो रिलीज हो 42 लेट्स सपोज अगर 44 चाहिए तो 1.2 का डिफरेंस हम यहाँ यूज करने के लिए इसी डॉपलर इफेक्ट 0.2 का जो गैप है या जो भी वो रिकॉइल एनर्जी का गैप है उसको फुलफिल करने के लिए डॉपलर इफेक्ट यूज करेंगे, इसी इफेक्ट यूज करेंगे और इफेक्ट कैसे यूज किया जाएगा दोस्तों इसको समझने के लिए आइए मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल सेटअप दिखाता हूं। इंस्ट्रूमेंटल सेटअप इस प्रकार से यहाँ पे कि हमारा जो सोर्स है, हमारा जो सोर्स है, इस सोर्स को हमें काम करके इस सोर्स को हमें काम करके मूविंग बॉडी पे लगा देंगे, एक मूविंग बॉडी पे हमने सोर्स लगा दिया है, ठीक है, और हमारा जो सैंपल है वो फिक्स्ड है, वो जो सैंपल है दोस्तों वो फिक्स्ड है। इस पहले से बता देता हूं कि हमने क्या किया, हमने यहाँ सैंपल का सेटअप ऐसे किया कि हमारा जो सोर्स था यानी जो गामा रेज रिलीज हुई थी दोस्तों, यहाँ से गामा रेज रिलीज हुई थी, ये कोई एनर्जी लॉस करने के बाद इसको हमने मूविंग ऑब्जेक्ट में लगा दिया दोस्तों, मूविंग यहाँ पे इसको कुछ भी कह लो, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, वाइब्रेट कर रहा है सेंटर से एक बार इधर जा रहा है, सेंटर से इधर जा रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है इसमें जो हो रहा है और उसमें बैठा हुआ सोर्स भी इसके साथ में ऐसे हो रहा है दोस्तों, है ना। तो अब यहाँ ये वाला काम करने के बाद हम यहाँ एक सैंपल लगा देते हैं दोस्तों, ये हमारा सैंपल है, मान लीजिए हमारा सैंपल है, सैंपल हमारा फिक्स्ड है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स्ड है, और यहाँ पे हमारे साथ जो ऑब्जर्व कर रहा है वो दोस्तों ये भी हमारा फिक्स्ड है, इसमें कोई टैप है दोस्तों, हमारा सब फिक्स्ड। तो अब होगा क्या, अब दोस्तों कुछ कहानी ऐसी होगी कि जब सोर्स इस डायरेक्शन में आगे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है, सो हमने एक्सटर्नली सिस्टम को एक मोमेंटम दिया, इस सिस्टम को एक मोमेंटम एनर्जी दी, सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी दी, इस सिस्टम को ही डायरेक्टली एनर्जी दी, ये कुछ ऐसा ही है, तुम खड़े खड़े यहाँ से बोल दो तो तुम एक पर्टिकुलर अमाउंट तक फेंक पाओगे, और तुम एक काम करो पीछे से रडर लेके आओ, है ना, पीछे से रडर लेके आओ फेंको, तुमने देखा फास्ट बॉलिंग का क्या होता है, वो रडर लेके आता है 50 मीटर और स्पीड उसने एक ऑलरेडी मोमेंटम बनाया था, उस मोमेंटम का एड अप हो जाता है दोस्तों, जो तुम वहां पे फोर्स लगाते हो, तुम्हारा लगाया गया एनर्जी और जो तुम भाग के आ रहे हो मोमेंटम दोनों एड अप हो जाते हैं और ओवरऑल स्पीड जो है वो इंक्रीज करती है। तो अगर तुम खड़े खड़े बोल फेंकोगे तो एक सेकंड फेंकोगे, ज्यादा स्पीड नहीं फेंकोगे तो भाग के आओगे फेंकोगे दोस्तों, जैसे बहुत तेज ये वाला मोमेंटम आप उसमें गेन करोगे तो आपका एडिशनल एनर्जी उसमें दोगे, एक एक्स्ट्रा रूप से आपने एडिशनल एनर्जी दे दिया दोस्तों। सेम कहानी है, ये गामा रेज नॉर्मली निकलना एक बात और गामा रेज का इस मोमेंटम के साथ मिलना दूसरी बात, ये बेचारे निकल रही है बस आपने देखा होगा दोस्तों, एक्स्ट्रनली तुमने उसको एक एनर्जी दे दी दोस्तों, तो एक्स्ट्रनल एनर्जी दोस्तों जब यहाँ पे दोगे तो गामा रेज की एनर्जी 14.2 थी, इक्वल एनर्जी दोस्तों के बाद 14.4 से माने 14.2 पे आ गई थी, और ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल तुमने वाइब्रेशन करवा के मोमेंटम दिया तो 14.2 में इसी अब देखो ये मोमेंटम जो दे रहे हैं कोई फिक्स वैल्यू पे दे रहे हैं, एक बार वो स्लो मोशन करके दे रहे हैं वाइब्रेशन, स्लो मोशन करके हम यहाँ पे करा के देखा, मान लीजिए गामा रेज नहीं मतलब ये गामा रेज को रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ इक्वल एनर्जी जो लॉस हुआ था वो इससे प्राप्त नहीं हुआ, फिर हमने मोमेंटम को तेज कर दिया, तेज करा तो अब इस गामा रेज में एडिशनल एनर्जी पास होगा और तेज होगा और ज्यादा होगा, तो गामा रेज मान लीजिए अब जो इतने तेज मोमेंटम एनर्जी मिली वो सफिशिएंट हो गई, अब वो सारे सैंपल एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ से सैंपल एब्जॉर्ब कर लिया तो कैप्टन के पास वो गामा रेज नहीं पहुंची, तो कैप्टन ने कहा कुछ बात स्टार्ट करो, पहला पहला सेटअप
मैंने यहाँ पे कम वेलोसिटी v1 वेलोसिटी पे मान लीजिए v1 वेलोसिटी पे यहाँ पे मैंने इस सोर्स को चला रखा है तो गामा रेज में v1 वेलोसिटी से आने वाली एनर्जी एडप होगी, एनर्जी एडप हुई तो यहाँ सैंपल पे गई, पता लगा सैंपल में एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो गामा रेज आगे निकल गई, डिटेक्टर को मिल गई, डिटेक्टर को एक अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी मिल गई, कोई i1 इंटेंसिटी मिल गई, सपोज 100 इंटेंसिटी मिल गई, मान लीजिए 100% इंटेंसिटी बता रहा हूं, ये 100% उसको डिटेक्टर को मिल गई, सपोज सही सही 100% डिटेक्टर को मिल गई, मान लीजिए सैंपल ने समझ लिया, सैंपल एब्जॉर्ब नहीं किया, फिर मैंने आपका v2 वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया, वेलोसिटी मैंने इंक्रीज कर दिया, बस कर दिया, अब गामा रेज ने कुछ एडिशनल एनर्जी और पानी, अब फिर से सैंपल के पास भी तो मान लीजिए फिर से एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, अब पूरा 100% के पास पहुंच गया v2 वेलोसिटी पे, तो फिर क्या करेंगे v3 वेलोसिटी में और तेज करेंगे और तेज कर दिया और इतना फास्ट कर दिया कि मैं दोस्तों गामा रेज एडिशन ऑफ एनर्जी हुआ वो एक्जेक्टली फुलफिल हो गया जितना एनर्जी रिकॉइल के रूप में खराब हुआ था, तो गामा ने जो रिकॉइल करके एनर्जी खराब करी थी फिर उसके वेस्ट हो गई थी उतना एनर्जी ऐड हो गया, अब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी इतने फास्ट मोमेंटम v3 वेलोसिटी जो मोमेंटम ऐड हुआ वो एनर्जी जो ऐड हुआ उसको सफिशिएंट थी अब इसके गैप को फुलफिल करने के लिए, और जैसे वो सफिशिएंट एनर्जी सैंपल को मिलेगी सैंपल वो अपना ग्राउंड स्टेट सेंटीमीटर उसको दिखा देगा, यानी कि गामा को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी यहां गामा एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा, गामा एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा बाय द सैंपल, या रिलीज हुई गामा एनीवे हो गया, यहां पे डिटेक्टर जो वेलोसिटी पहुंची है 20% पहुंच पानी 20% पहुंची 80% एब्जॉर्ब हो गई, यहां वो बता देगा डिटेक्टर देखो यहां इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे सैंपल ने गामा रेज एब्जॉर्ब कर लिया है, इस वेलोसिटी से हम एनर्जी निकाल लेंगे, रिकॉइल एनर्जी का इस वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है दोस्तों, उस रिलेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि इस वेलोसिटी पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस गामा रेज ने एड की है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एड की है दोस्तों वहां से पता लग जाएगी, इस गामा रेज का अमाउंट ऑफ एनर्जी एड किया पता लग गया तो ओवरऑल पता लग सकता है कि कितना एनर्जी लॉस हुआ था, कितना एड हुआ है, फिर टोटल तो पहले से पता होगा इसी का टोटल पहले पता होगा, अब उससे कितना एड किया तो इसलिए पता लग जाएगा यहां से गामा जो रिलीज हुई थी वो कितनी की हुई थी, मान लीजिए गामा रिलीज हुई थी e2 से एड करा दिया और यहां पे कुल मिला के e2 का समेशन करके यहां पे रिक्वायर्ड अमाउंट फुलफिल होगी दोस्तों, है ना, लेट्स सपोज गामा की एनर्जी e1 थी और इसने e2 अमाउंट एड करा दिया और यहां मुझे जो चाहिए था पूरा डिफरेंस e3 चाहिए था, तो कह देंगे e1 e2 e3 यानी कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, जितना अमाउंट है दोस्तों ये अमाउंट एड होगी, बड़ा अमाउंट हो गया, ये तो चाहिए दोस्तों, ये गामा रेज एनर्जी था, ये रिकॉइल एनर्जी था जो इस बार जो यहां से मिल गया इस वेलोसिटी के रूप में मोमेंटम के रूप में मिल गया और फिर दूसरे दोनों मिलके गैप को फुलफिल कर दोस्तों, ठीक है, यानी कि यहां पे क्या हुआ ये एनर्जी गैप था सोर्स का, इस आपका सैंपल था दोस्तों, दोनों मैच करना चाहिए था, पर यहां से रिलीज हुई थी इतनी अमाउंट वेस्ट हो रही थी, तो ये हमारा e1 कहलाएगा, ये अमाउंट हमारा e2 कहलाएगा दोस्तों और ये अमाउंट हमारा e3 कहलाएगा, दिस इज द e1 e2 e3, ठीक है, ये मैं वैसे दिखा सकता हूं यहां पे लेट्स सपोज ये एनर्जी का गैप मैं कह दिया, कैसे समझ सकते हैं ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट e1 e2 और ये हमारा एनर्जी का पूरा e3, ठीक है, तो e1 गामा रेज के रूप में था, e2 मिल गया यहां से, e2 मिल गया दोस्तों यहां से, इसने प्रोवाइड कर दिया दोनों का मिलकर e3 मिल गया तो ट्रांजिशन हो गया, ऐसे ट्रांजिशन हो जाएगा, फिर मान लीजिए मैंने v4 वेलोसिटी दी, मान लीजिए मैंने v4 वेलोसिटी दी और v4 मैंने और ज्यादा वेलोसिटी दी, और ज्यादा वेलोसिटी दी, बहुत ज्यादा तो बहुत फास्ट वेलोसिटी कर दिया, अब इस गामा के पास एडिशनल एनर्जी आ गई, यानी कि रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी आ गई, ज्यादा एनर्जी तो फिर ट्रांजिशन नहीं होगा, तब होगा फिर ट्रांजिशन नहीं होगा, ज्यादा एनर्जी आ जाएगा गामा के पास, फिर ट्रांजिशन नहीं होगा, एक्जेक्टली आप करेंगे ट्रांजिशन होगा, इस समय फिर ट्रांजिशन नहीं होगा, फिर से एनर्जी कंफर्मेशन आप चली जाएगी उसके पास, के पास चली जाएगी और यहां से ग्राफ बन जाएगा, रेट लगेगा, ग्राफ दिखा दूंगा, रेट लगेगा, अच्छा ऐसा हो गया है, तो रेट ग्राफ लगेगा, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी काम कर देता हूं, ग्राफ बना देता हूं और रेट ग्राफ लगेगा यहां पे ऐसे कि भाई इधर v जो है बढ़ रहा है, v जो है बढ़ रहा है और ये 100% है दोस्तों, ये गामा रेज का जो ऑप्शन है 100% है, ये गामा रेज कितना परसेंट पहुंच रही है, तो पहले रेट को पहले v1 पे दोस्तों, v1 पे पूरा 100% मिलेगा रेट को, v2 पे पूरा 100% मिलेगा दोस्तों रेट को, v3 पे दोस्तों देखा v3 की जो वैल्यू आई वो 20% आई, यहां 100% 20% यहां पे होगी 20% होगी ना, डाउन 0 टू 0% है, तो यहां से यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा, v4 पे जब गए, v4 पे जब पास गए, v4 पे 100% मिल गया, यानी कि v4 पे मिल जाएगा, अब इस ग्राफ को जोड़ देंगे, ये ग्राफ ऐसा करके ऐसा आ जाएगा, हेंस ऐसा करके हमारा जो ग्राफ मिल जाएगा, ये बुलेट पॉइंट्स दोस्तों जो मिले थे डाटा के इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा और हमें पीक मिल जाएगी और ये पीक जिस वेलोसिटी पे मिलेगी उसके रिगार्डिंग हम ये v3 वेलोसिटी से जैसे अमाउंट ऑफ e2 अमाउंट जो निकाल लेंगे और इस e2 अमाउंट को निकालने का रिलेशन होता है और रिलेशन दोस्तों यहां पे कुछ इस प्रकार से पाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज इक्वल एनर्जी रिलेशन, इट इज ये वो इक्वल एनर्जी रिलेशंस, यहां से वो एनर्जी और एनर्जी ऑफ रिकॉइल को कवर अप कर सकते हैं दोस्तों, ये एनर्जी ऑफ द गामा रेज e r इज द एनर्जी ऑफ गामा रेज, m इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये तो नॉर्मल है दोस्तों, इस तरीके से ये हम यहां से एनर्जी ऑफ रिकॉइल और e r के रिलेशन निकाल सकते हैं, अलग से रिलेशन और रिलेशन ये हम करते हैं दोस्तों, रिलेशन क्वेश्चंस भी आते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन का रिलेशन यूज करके जैसे एग्जांपल रिलेशन दिखा देता हूं, क्वेश्चन में यहां पे हां एग्जांपल पूछा गया रिलेशन, तो आई एम शोइंग टू यू ये रिलेशन कैसा होता है, दैट इज द रिलेशन, ये रिलेशन दोस्तों जो हमारे काम आएगा, दैट इज द रिलेशन, तो वो फ्रीक्वेंसी का जो शिफ्ट है दोस्तों कितना एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे हम डिस्कस करेंगे, वो ये वाला रिलेशन होता है, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो है दोस्तों वो v हियर फॉर द रियल टाइम वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है दोस्तों, और यहां जो म्यू है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन है, गामा रेज जो एमिटेड है जिसकी उसका स्पीड ऑफ लाइट है, और डेल्टा म्यू कितना एनर्जी का शिफ्ट आया, डेल्टा म्यू इन टर्म्स ऑफ एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में निकाला कितना फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट आया, एनर्जी का शिफ्ट क्या फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट निकाला दोस्तों, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से निकल सकता है दोस्तों, इसके बाद रेट डिस्कस करेंगे, अभी तक यहां तक की बात करके दोस्तों हमने अपना प्रिंसिपल कंप्लीट खत्म कर लिया है और ये जान लिया है कि कैसे ग्राफ बनाना है, हमने पूरा समझ लिया कि ग्राफ कैसे बनता है, आई होप यहां तक की कहानी सबको क्लियर होगी, ये हमने समझ लिया दोस्तों कि ग्राफ कैसे बनता है और यहां तक की कहानी आई होप सबको क्लियर होगी, मैं समझता हूं कि आपको यहां तक की कहानी सबको क्लियर होगी कि प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है और उस ग्राफ कैसे बनता है दोस्तों, ठीक है, यहां पे बहुत सारी बातें समझ ली है, आइए थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, सामने देखिए, ओके दोस्तों, तो हमने अभी तक मॉडल स्पेक्ट्रोस्कोपी में तीन इंपॉर्टेंट बातें पढ़ ली हैं, वो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो है दोस्तों वो ये थी जो मैंने आपको कहा था कि किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए जरूरी होती है, दैट इज बेसिक्स हमने डिटेल में समझा, फिर हमने प्रिंसिपल को कवर किया एंड साथ में हमने सिलेक्शन रूल को भी देखा, हालांकि सिलेक्शन रूल का एक ही पार्ट अभी मैंने बताया कि भाई वो न्यूक्लियाई जिनका ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट्स अलग-अलग आई वैल्यू रखते हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, बट इसके अलावा यहाँ एक और रूल होता है दैट रूल इज फॉर ट्रांजिशन, वो रूल मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, जब समय आएगा तो बताऊंगा, अभी के लिए इसका एक सब्सिक्वेंट रूल और बाकी सिलेक्शन रूल का उसके जहां से समय आएगा तब बताया जाएगा। अब दोस्तों आखिरी जो बात हमारे सामने दोस्तों आती है ग्राफ की बातें, और ग्राफ के लिए दोस्तों क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आती है दोस्तों इस मोड पे स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेकर, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ लाइंस से जुड़ा हुआ, नंबर ऑफ सिग्नल बोल दो उनको, आप नंबर ऑफ लाइंस बोल दो दोस्तों या आपको पीक्स बोल दो, इट्स योर चॉइस, ठीक है, पीक्स बोलो लाइंस बोलो, जनरली लाइन इज द वर्ड व्हिच इज यूजुअली यूज्ड, कितनी लाइंस आएंगी किसी कंपाउंड के लिए अक्सर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और जब इन कांसेप्ट को डील कर रहे हो दोस्तों तो यहां पे हमें कुछ फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, इनमें से एक फैक्टर ये होगा दोस्तों कि भाई यहां जो ये सिग्नल है एक होता है कि जब सिग्नल एज इट इज आ रहा हो यानी कि वहां पे कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हो रही हो, मतलब देयर इज नो स्प्लिटिंग, नॉर्मली सिग्नल हमारे पास आ रहा है व्हेन देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल या लाइन, जो भी लाइन या सिग्नल है पीक आई उसका कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रहा, एक ये केस इसका एग्जांपल हम कर लेंगे, एग्जांपल कर लेंगे, उसके बाद वो केसेस जहां पे जो सिग्नल आ रहा है उनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है दोस्तों, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स या लाइंस हमें देखने को मिलती है, और यहां जो स्प्लिटिंग होती है दोस्तों, स्प्लिटिंग के होने के दो मेजर कारण होते हैं,
द फर्स्ट मेजर कारण इज दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जिसको अक्सर हम क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। एंड द सेकंड इज मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ बी नोट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों को हमें ओवरऑल कवर करना है। ये हमारा एक मेजर पोर्शन है जो नंबर ऑफ सिग्नल से जुड़ा हुआ है। एंड इसके बाद दोस्तों इसमें जो सेकंड फैक्टर आता है वो वैसे जनरली दो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कि कितने लाइंस कितने सिग्नल्स आएंगे, कितने पिक्स आएंगे, सबसे जुड़ा हुआ है, दोस्तों सारी चीजें हम यहाँ पे कर लेंगे। एंड द लास्ट वन हियर इज कि पोजीशन ऑफ सिग्नल क्या है, यानी कि यहाँ पे टर्म यूज होती है आइसोमेरिक शिफ्ट। जैसे कि आप एनएमआर में केमिकल शिफ्ट नाम का डेल्टा पढ़ते हैं, जो पोजीशन ऑफ सिग्नल बताता है एनएमआर में, यहाँ उसी केमिकल शिफ्ट का बस एक नाम हमने बदल दिया यहाँ पे आइसोमेरिक शिफ्ट रखा दोस्तों। तो वो आइसोमेरिक शिफ्ट में कुछ खास हालांकि नहीं पढ़ना है, जिनको छोटी-छोटी बातें हम पढ़ लेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए जरा सामने देखिए, कुछ बातें आपको कवर कर रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों आइए हम यहाँ जो कवर करने जा रहे हैं, अच्छा तो कुछ ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ स्लाइड्स हो रहा है, ये मैं आपको करवा चुका हूं, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, कुछ लाइन लिख के तो पढ़ लेना बस। ये भी डायग्राम पूरा प्रिंसिपल में अलग से समझा चुका हूं दोस्तों। ये कुछ मोसबेयर की कुछ बेसिक बातें लिखी है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। देन ये मोसबेयर के वो न्यूक्लियाई है, जैसे कि यहाँ पे Fe57 है, ये हमने स्टडी किया, इसी का मोस्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। और कभी-कभी SN119 का इसके अलावा कोई खास ऑप्शन नहीं पूछा जाते, फिर भी मैं गो थ्रू करना। 121 Sp एंटीमनी जो होता है, 127 आयोडीन, 129 आयोडीन, रुथेनियम 99, आयोडियम 193 और Au197 दोस्तों। ये कुछ हमारे पास और हैं जिनका यूज पूछा जाता है दोस्तों। Fe57 के 2.2% के आसपास है दोस्तों, और इसका ग्राउंड स्टेट का स्पिन 1/2 होता है, एक्साइटेड का स्पिन 3/2 होता है। एंड इसका जो गामा निकलता है लगभग 14.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है। इसका जो सोर्स आइसोटोप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी का सोर्स आइसोटोप है, इसका कोबाल्ट 27 जो है, इट्स नॉट 27, कोबाल्ट 57 जो है, कोबाल्ट 57 इज द सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर आयरन 57। SN का सिमिलर दोस्तों अबंडेंस 0.63% के आसपास है, स्पिन स्टेट इसकी भी ग्राउंड और एक्साइटेड में अलग-अलग है 1/2 3/2, और इसका जो एनर्जी गैप है वो 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको टमाने की जरूरत नहीं है। और SN119 इसका सोर्स वाला आइसोटोप दोस्तों। अगेन ये इंफॉर्मेशन टमाने के लिए नहीं है, एक बार बस गो थ्रू करने के लिए देख लेना बस, इसका टमाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे याद रखना है तो आयरन का याद रख सकते हैं। बहुत मन कर रहा है थोड़ा सा, कई बार हमारे अंदर की आत्मा नहीं मानती, तो उसके बाद SN का देख लेना, बाकी किसी का देखने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक प्रिंसिपल की सारी बातें मैं बता चुका हूं, ठीक है। एंड अब रिकॉइल इफेक्ट के बारे में जानकारी दे चुका हूं, लाइन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, मैंने कुछ लाइंस क्लियर करके मोसबेयर इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर भी आप कुछ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं दोस्तों। कुछ एनर्जी की बातें सब पढ़ा चुका हूं भाई, एनर्जी गैप की बातें सब पढ़ा चुका हूं, डबल इफेक्ट पढ़ा चुका हूं दोस्तों। एंड लिमिटेशंस इफ यू वांट टू डू गो फॉर द लिमिटेशंस, पर हम जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी में कभी आपसे लिमिटेशन नहीं पूछते हैं, पर ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है, इफ यू वांट टू गो थ्रू दिस कर सकते हैं। ये वैसे हमारे किसी काम का है नहीं। ये एक डाटा है जो एक स्पेक्ट्रोमीटर का, स्पेक्ट्रोमीटर नहीं होगा, मोसबेयर स्पेक्ट्रम का है, जिसमें हमारे पास एक सोर्स जब एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो सैंपल के थ्रू जब वो अलग-अलग एटमों की फ्रीक्वेंसी जब डिटेक्टर तक पहुंचेगी दोस्तों, तो कुछ डिटेक्टर तक पहुंच जाती है 100%, कुछ नहीं पहुंच पाती, तो उसी का पूरा काउंट है। ये मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल देके समझाया था दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए मेरा स्पीड ऑफ सोर्स जो है वो 0 मिलीमीटर पर सेकंड जा रहा है, स्पीड की जो यूनिट है मिलीमीटर पर सेकंड है, मतलब कोई भी एडिशन नहीं करा है, हमारा वो जो सोर्स है वो स्टैटिक ही है, उसमें कोई एडिशन ऑफ वेलोसिटी नहीं है। एज इट इज जो हमारे गामा निकली वो 10⁵ टाइम्स हम पहुंच चुके हैं, 10⁵ का ये 100% मैंने कहा था, पर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ काउंट्स होते हैं, तो गामा काउंट्स ऑफ डिटेक्टर, गामा काउंट्स एट डिटेक्टर तो पाएगा डिटेक्टर पे गामा के 10⁵ टाइम्स काउंट पाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ाई, तब भी डिटेक्टर को 10⁵ मिली एज इट इज मिल गया। 0.2 मिलीमीटर पर सेकंड में भी गामा जो थी एज इट इज डिटेक्टर तक 10⁵ टाइम्स एज इट इज पहुंच गई। मतलब 0.3 था दोस्तों, तो उस केस में केवल 10⁵2 पहुंची, 10⁵2 पहुंची 10⁵5 यानी कि 10⁵3 टाइम्स यहाँ पे जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। 10⁵2 पहुंची, ये पीक हमें बता रहा है, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो गया इस स्पीड पे। तो बस वही स्पीड हमारा यहाँ पे आगे जाके फिर ग्राफ बनाने में हमारी हेल्प करते हैं दोस्तों। ये ग्राफ हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, इधर वाई एक्सिस पे यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं दोस्तों, हियर वी हैव नंबर ऑफ काउंट्स, कितने गामा के काउंट्स मिले डिटेक्टर को, और यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस पे स्पीड, एक्स एक्सिस हमारे पास प्रेजेंट है दोस्तों, स्पीड दोस्तों। चलिए कितनी स्पीड हमने ऐड अप करी वो यहाँ पे अवेलेबल दोस्तों। चलिए सो इसके अलावा हम कुछ बातें यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, वो जो बातें पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों, सबसे पहली बात जो हम करने जा रहे हैं दैट इज ग्राफ से जुड़ी हुई बातें में नंबर ऑफ सिग्नल्स और लाइंस की बात, नंबर ऑफ सिग्नल्स और लाइंस की बात। आइए फटाफट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन के साथ ही कर लेते हैं कि जब आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स मोसबेयर में निकालने को पूछा जाए दोस्तों, पहली बात तो मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे होंगे उनमें लेट्स सपोज आयरन वाले कंपाउंड्स डील कर रहा हूं, आयरन का हमने भी मोसबेयर देखा, आयरन का जनरली तुमसे पूछेगा, सिमिलर तरीके से बाकी सब भी होता है जो हमने वहां पे ऊपर मेंशन किया न्यूक्लियर। सो एक कंपाउंड में जरूरी आयरन एक ही, एक मॉलिक्यूल में कंपाउंड में आयरन एक से भी हो सकते हैं, तो हर एक आयरन एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, और यहाँ उस आयरन का एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा कि वो एब्जॉर्प्शन सेम एनर्जी लेवल पे दिखाएगा या अलग दिखाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ कितने सिग्नल आएंगे वो डिपेंड करता है कि कितने इक्विवी या कितने नॉन इक्विवेलेंट आयरन प्रेजेंट है। जैसे हम एनएमआर में नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ढूंढते हैं, जैसे नॉन इक्विवेलेंट आयरन हम यहाँ ढूंढने, जितने नॉन इक्विवेलेंट आयरन होंगे उतने ही टाइप के हमारे पास सिग्नल देखने को मिलेगा। दोस्तों देखा, मान लीजिए हमारे पास मॉलिक्यूल Fe3CO12, Fe3CO12 का ये मॉलिक्यूल फॉर्मूला होता है, नहीं भी तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए Fe3CO12 का क्या प्रोबेबल स्ट्रक्चर बन सकता है, आपको स्ट्रक्चर पता बहुत अच्छी बात है, ऐसी स्ट्रक्चर होगी। इस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि दो आयरन जो है हमारे पास यहाँ पे, इसके साथ तो तीन कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज लगे हैं, और एक कॉमन CO जुड़ा है, एक कॉमन CO जुड़ गया, और एक बीच में कॉमन Fe है। जबकि इस Fe को देखें तो यहाँ पे चार कार्बोनिल एक साथ जुड़े हैं, चार टर्मिनल कार्बोनिल है, इनके बाद तीन टर्मिनल कार्बोनिल है, मतलब ये दो आयरन जो है इट्स नॉट फ्लोरेंस आयरन, F नहीं आयरन Fe है। सो ये जो Fe है दो यहाँ पे, ये तो आपस में इक्विवेलेंट है और ये वाला नॉन इक्विवेलेंट है, हेंस ये दोनों मिलकर एक सिग्नल देंगे और ये वाला अलग से सिग्नल देगा, तो कुल मिलाकर हम दो सिग्नल देखने को मिलेंगे मोसबेयर में, इसका अलग और इन दोनों का सेम। सो वी हैव टू सिग्नल इन द मोसबेयर। बड़ा आसान था, जितने नॉन इक्विवेलेंट उतने ही सिग्नल होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया दोस्तों। ऐसे ही एक क्वेश्चन हमारे स्ट्रक्चर रखिए, इसमें हम देखें दोस्तों कि इस Fe के पास तीन टर्मिनल CO है, इसके पास भी तीन टर्मिनल CO है, और दोनों के पास बीच में तीन CO ब्रिजिंग है, हेंस दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, हेंस दोनों के दोनों आयरन एक ही सिग्नल देंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल सेम आएगा दोस्तों, और एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखें तो आयोडीन के पास अगर देखें तो एनवायरनमेंट एज इट इज दोनों आयोडीन का सेम है, हेंस दोनों आयोडीन सेम सिग्नल देंगे, एक ही सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यार ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन होंगे कि भाई आप उसके देखो कितना है एनवायरनमेंट से डिफरेंट टाइप सिग्नल्स होंगे, हमारे पास सेम एनवायरनमेंट सेम सिग्नल आएंगे, ये तो भी सेम सिग्नल की बात है। बट मैंने कहा था कि सेम सिग्नल या लाइन आगे सेम सिग्नल लाइन की बात है, बट मैंने कहा था कि सिग्नल कई बार जो है वो स्प्लिट हो जाता है, एक सिग्नल जो है बाकी आगे जाके स्प्लिट हो जाता है और वो फर्दर लाइंस में टूट जाता है या पिक्स में टूट जाता है। वो जो टूटने के कारण है वो दो है, स्प्लिटिंग होने के कारण है वो दो, एक है क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग और एक है मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। आइए दोनों स्प्लिटिंग्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं कि सिग्नल अगर स्प्लिटिंग कंसीडर नहीं करोगे तो आपको उत्तर गलत आ जाएगा। तो ये चेक करना जरूरी है कि किसी क्वेश्चन में स्प्लिटिंग काम कर रही है नहीं कर रही, कर रही है तो उसका वहां पे निभाना पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में केवल नंबर ऑफ सिग्नल्स निकाले तो केवल नंबर ऑफ सिग्नल को बता देंगे, अगर दोस्तों उनकी स्प्लिटिंग कंसीडर करवाएगा और बाय डिफॉल्ट स्प्लिटिंग कंसीडर करनी होती है दोस्तों, उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ लाइंस बतानी होती है कि टोटल नंबर ऑफ पिक्स कितनी होगी। तो ये तो उसकी बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दो टाइप की स्प्लिटिंग हमारे पास है, एक क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग हमारे पास और एक हमारे पास मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। तो ये पहले क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग क्या होती है पहले समझना है, व्हाट इज क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग। क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग दुनिया में एग्जिस्ट कब करती है, पहले उसका कारण सुनो। क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग दुनिया में तब तक एग्जिस्ट करेगी जब कोई भी मेरा मोसबेयर का जो न्यूक्लियाई होगा उसकी जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की जो आई वैल्यूज होगी, अगर दोनों में से किसी की आई वैल्यू ग्रेटर देन हाफ हो गई, दोनों में से किसी की आई वैल्यू ग्रेटर देन हाफ हो गई,
greater than half हो गई, चाहे ground state वाली हो, चाहे excited state वाली हो, दोनों में से किसी को जाए. If a nuclei have a I greater than half, either in ground state or in excited state, इसका मतलब ये तय है कि वहाँ पे quadruple splitting consider की जाएगी. ये बात मैंने आपको बताई दोस्तों, कि यहाँ पे quadruple splitting की जाएगी. और हमारे इसका मतलब नहीं पड़ते, पर यहाँ most काफी बड़ा रोल हमारे सामने है. तो दोस्तों, जैसे कि Fe57 है, इसके जो ground state होता है दोस्तों, उसमें I value half होती है, तो यहाँ इसका रोल नहीं है, पर इसका excited state है, यहाँ पे I value 3/2 है, तो यहाँ पे इस वजह से दोस्तों यहाँ 3/2 वाले state में definitely quadruple splitting consider करनी पड़ेगी. अगर मान लीजिए consider नहीं करता हूँ, तो तब आंसर क्या आएगा, consider करता हूँ, आंसर क्या आएगा. अगर मान लीजिए मैं इसे consider नहीं करता हूँ, if I am not case 1 लेकर चल रहा हूँ, quadrupolar splitting केस 1 है, अगर quadrupolar splitting यहाँ पे कंसीडर नहीं करता हूं, पहला क्वेश्चन ये है केस में quadrupolar splitting होगी, आंसर यस, यहाँ पे यस 100% होगी. अब वो कंसीडर करनी है नहीं करनी, एग्जामिनर को बताएगा, कुछ मेंशन ना करे तो कंसीडर करनी है, अगर स्पेशली मेंशन कर दे कि अवॉइड द quadrupolar splitting तो उसको अवॉइड कर देना. तो दोस्तों क्या इसे प्रेजेंट है quadrupolar splitting, तो अभी के लिए तो लग रहा है कि भाई अगर आई वैल्यू को देखें तो यहाँ पे आई की वैल्यू ग्राउंड एक्साइटेड में आपसे बड़ी आ रही है, तो quadrupolar splitting एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो क्वेश्चन इज एग्जिस्ट करेगी, तो फिर जो आंसर आएंगे वो कैसे आ सकते हैं दोस्तों, तो दो तरीके से एग्जामिनर तुमसे अवॉइड करवा सकता है कि अवॉइड द quadrupolar splitting. तो मान लीजिए मैं यहाँ एप्लीकेबल हो सकती है quadrupolar splitting, बट मैं अवॉइड कर रहा हूँ quadrupolar splitting को, तो अवॉइड करूंगा, तुम जानते हैं जो ट्रांजिशन होगा वो केवल ग्राउंड एक्साइटेड में होता है, हम जानते हैं आई वैल्यू हाफ से 3/2 वाले में यहाँ पे ट्रांजिशन होगा. ये सोर्स ये सैंपल है, सोर्स से जो गामा आ रही होगी, तो ग्राउंड स्टेट में जो सैंपल का आयन बैठा होगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, 57 का अपना एक्साइटेड में चला जाएगा दोस्तों, और ट्रांजिशन दिखा देगा, एक ट्रांजिशन आएगा तो एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा. हेंस जब अवॉइड करोगे तो उस सिचुएशन में यहाँ नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ सिग्नल जो आएंगे वो केवल एक आएगा. नंबर ऑफ लाइंस आएगी दोस्तों इक्वल टू 1 आएगी कब, जब आप अवॉइड कर रहे होगे, जब आप क्या करोगे अवॉइड, केस नंबर 1 है, जब अवॉइड कर रहे होगे quadruple splitting, तब आपकी नंबर ऑफ लाइंस एक ही आएगी, क्योंकि एक ही ट्रांजिशन होगा ग्राउंड से एक्साइटेड के बीच में. बट इफ यू हैव quadruple splitting, तो quadruple splitting हमारे पास होती है दोस्तों. उस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ जो आई वैल्यू 3/2 है, जो कि हाफ से ज्यादा है, तो ये quadruple splitting दिखाएगा. quadruple splitting देखिए अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसको लेके नहीं गए हैं, ये तो बिना मैग्नेटिक यहाँ पे quadruple splitting को दिखाने का जो तरीका होगा वो EFG वर्ड यूज करेंगे. EFG का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट. एक हमारे पास होगा EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू, एक हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड V0 की वैल्यू, B की वैल्यू दोस्तों. तो दोस्तों ये जो हमारे पास इनिशियल ग्राफ था, यहाँ पे B भी 0 था और EFG भी 0 था. EFG मतलब quadruple splitting हमने नहीं लगाई थी, ये वो केस है quadruple splitting में नहीं लिया, मैग्नेटिक फील्ड की स्प्लिटिंग में कंसीडर नहीं किया, ना तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया ना quadruple splitting लगाई है. बिना उसके लगाए आप ग्राउंड स्टेट का आई वैल्यू अलग होता है, एक्साइटेड का आई वैल्यू अलग होता है, ऑलरेडी एनर्जी कैपिटल है, तो ये एक ही सिग्नल दिखाएगा, जब दोनों में से कोई भी कंसीडर नहीं है. बट अब अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को नॉट इक्वल टू 0 कर दूं, नॉट इक्वल टू 0 कर दूं, मतलब यहाँ इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि अब यहाँ quadrupolar splitting लग रही है. quadrupolar splitting को हम EFG के रिस्पेक्ट में बताते हैं, या वो होती है बिकॉज़ ऑफ EFG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट. quadrupolar splitting तब तक होगी जब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या होता है इसको जानने के लिए 5 मिनट और रुकिए, तब तक आप समझ लीजिए अगर होगा तो क्या होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्रेजेंट है तो दोस्तों जो आई वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन हाफ है, ये स्प्लिट हो जाएगा. यहाँ पे मेरे पास दो आई वैल्यू, अगर मेरे पास 3/2 है तो प्लस माइनस 3/2 भी था, एम आई वैल्यूज प्लस माइनस हाफ भी था, तो प्लस माइनस हाफ वाली अलग हो जाएगी और प्लस माइनस 3/2 वाली अलग हो जाएगी, तो अलग एनर्जी कैपिटल हो जाएगा. हेंस यहाँ पे अब जो ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन है वो यहाँ पर भी हो सकता है इस प्लस माइनस 1/2 में, और ग्राउंड स्टेट से जो ट्रांजिशन है वो आपके 3/2 में हो सकता है. गामा जो यहाँ से आई है दोस्तों, आने वाले सोर्स से गामा है, वो डॉपलर इफेक्ट को कंसीडर करके ये वाला ट्रांजिशन भी दिखा सकती है और ये वाला ट्रांजिशन भी दिखा सकती है. दोनों ट्रांजिशन यहाँ पे फिजिबल है, यानी कि अब की बार अगर quadruple splitting कंसीडर करता हूँ इस मॉलिक्यूल में Fe के सिचुएशन में, जहाँ दो सिग्नल देखने को मिल रहे हैं, दो सिग्नल देखने को मिल रहे हैं. और अब मैंने कहा था कि सिलेक्शन रूल के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि आई वैल्यू अलग होनी चाहिए, दूसरा हिस्सा सुनो वो ट्रांजिशन को बताता है कि ट्रांजिशन कब होगा. तो हम ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों कि डेल्टा एम आई जब 0, डेल्टा आई की जो वैल्यू दोस्तों यहाँ पे एक्सपोनेंट एम आई डेल्टा आई की वैल्यू जब 0 होगी या प्लस माइनस 1 होगी तब तक ये ट्रांजिशन दिखाएगा दोस्तों. तो डेल्टा आई की वैल्यू जब 0 और प्लस माइनस 1 होगी तो यहाँ ट्रांजिशन होगा. तो यहाँ पे भी ट्रांजिशन एक हो रहा है दोस्तों, और यहाँ पे हम वही ट्रांजिशन कंसीडर करेंगे. ट्रांजिशन करने में तो ये भी हो सकता है, और हम वही ट्रांजिशन करने कंसीडर करेंगे दोस्तों कि जो हमारे ग्राउंड स्टेट से हो रहे हैं दोस्तों, और 0 प्लस माइनस 1 के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं. ग्राउंड स्टेट से 0 प्लस माइनस 1 के रिस्पेक्ट में, और इस आगे जाके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों. चलिए इतनी कहानी हम यहाँ पे समझ लिए दोस्तों, यहाँ तक की बात हमने समझ लिया, यानी कि विदाउट quadruple splitting एक सिग्नल आया था, विद quadruple splitting जो आई की वैल्यू 1/2 से बड़ा वाला सिचुएशन होगी, उनके जो लेवल्स होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, उसके वजह से यहाँ पे टेंशन इंक्रीज हो जाएंगे, और यहाँ ट्रांजिशन की संख्या दोस्तों 2, नंबर ऑफ लाइंस आ गई 2. आयरन का ही ये सैंपल था, quadruple splitting जब कंसीडर नहीं किया तब एक ही ट्रांजिशन हो रहा था इस सिचुएशन का. स्प्लिटिंग कंसीडर दोस्तों यहाँ पे दो ट्रांजिशन हमने देखे, और इस प्रकार से उसका ग्राफ देखने को मिलेगा. ये दो सिग्नल इस मॉलिक्यूल में एक आयरन है, देखिए जनरली दो सिग्नल का बात करते हैं, दो अलग टाइप के एनवायरनमेंट के आयरन होते हैं, बातें जब एक ही आयरन मॉलिक्यूल में फिर भी दो आए तो मतलब उस आयरन में पक्का, उस आयरन का पक्का quadruple splitting को कंसीडर किया गया, तभी दो सिग्नल आएंगे. अगर मॉलिक्यूल में एक ही टाइप का आयरन है और उसके फिर भी दो सिग्नल आ रहे हैं तो पक्का उसमें quadruple splitting कंसीडर की गई होगी. यहाँ पे हमारे पास दो सिग्नल आ रहे हैं. अब ये मुद्दा है कि quadruple splitting कब कंसीडर करनी है, कब कंसीडर नहीं करनी. quadruple splitting पहली बात तो जुड़ी है या बिकॉज ऑफ की होती है. सबसे पहला क्राइटेरिया कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 हो जाए, एक बात, और इसके बावजूद फिर हम एक और चीज चेक करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0 है. इफ एक तो ये सिचुएशन हो एंड ये सिचुएशन हो, आई वैल्यू ग्रेटर देन हाफ हो, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ऑफ द मॉलिक्यूल नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी quadruple splitting लगाई जाएगी. ये सिचुएशन हो तो quadruple splitting लिए एलिजिबल है, पर लगेगी या नहीं लगेगी वो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट डिसाइड करेगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होगा तो नहीं लगेगी, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट दोस्तों आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा तो लगेगी. यानी दो स्टेप्स हैं, दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए quadruple splitting के लिए. अब आई की वैल्यू हाफ से बड़ी हो तो हमने देख लिया F57 में, यस F57 की अगर बात करें, F57 की बात करें तो यस ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बिल्कुल होती है. एक्साइटेड स्टेट में होती है दोस्तों, एक्साइटेड स्टेट की जो आई वैल्यू है 3/2 है, बिल्कुल फॉलो हो रही है. तो क्या सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही दोस्तों, मैं इसको कंपैरिजन कर रहा हूं. एक सिचुएशन यहां फॉलो हो रही है नहीं हो रही दोस्तों, और इसको मैं कंपैरिजन कर रहा हूं दोस्तों. ये होगी या नहीं होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट फॉलो होगा या नहीं होगा, इसके अपने खुद के कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ढूंढा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है या नहीं है. अब वो क्या है, दो कारण, यहां दो कारण होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को चेक करने के. आइए उन दो कारणों को चेक करने की कोशिश करते हैं. हाउ टू डिसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट. इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कब 0 के बराबर होगा और कब 0 के बराबर नहीं होगा, ये बात अपने को डिसाइड करनी है. और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट चेक करने के हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, वो दो फैक्टर्स हमारे पास. द फर्स्ट फैक्टर इज, सबसे पहले हमारे पास है लिगेंड सिमेट्री या एसिमेट्री. और इस सिमेट्री और एसिमेट्री वर्ड को यहाँ पे स्फेरिकल और एक्सियल वर्ड से भी पुकारा जाता है, ठीक है. सिमेट्री को स्फेरिकल, एसिमेट्री को एक्सियल से पुकारा जाता है, ठीक है. एक तो लिगेंड में चेक की जाती है दोस्तों, और एक चेक की जाती है इलेक्ट्रॉनिक वे में, इलेक्ट्रॉनिकली. इसमें भी इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल को यहाँ स्फेरिकल बोल देंगे दोस्तों, और एक्सियल एसिमेट्री को यहाँ पे एक्सियल बोल देंगे दोस्तों. एसिमेट्री को यहाँ पे एक्सियल बोल देंगे दोस्तों, ठीक है. हम सिमेट्री एसिमेट्री कर लें तो कब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट लाई करेगा. तो दोस्तों कॉम्बिनेशन बनाते हैं लिगेंड वाला और एसिमेट्री इलेक्ट्रॉनिक वाला. लिगेंड
भी सिमेट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक भी सिमेट्रिकल हो, एक केस, ये सिमेट्रिकल ये एसिमेट्रिकल दूसरा केस, ये एसिमेट्रिकल तीसरा केस एंड दोनों ही एसिमेट्रिकल चौथा केस। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट केवल और केवल इस केस में 0 होता है जब दोनों ही सिमेट्रिकल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट केवल और केवल इस केस में 0 होता है जब दोनों के दोनों सिमेट्रिकल पाए जाते हैं। लिगेंड सिमेट्रिकल पाया जाए, लिगेंड सिमेट्रिकल कैसे चेक करते हैं बताऊं आगे। इलेक्ट्रॉनिक भी सिमेट्रिकल हो, कोई एक मॉलिक्यूल है जो Fe57 है, हम यहां बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मेटल आयन की जो मेरे पास मेटल आयन प्रेजेंट है। मेटल आयन जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे Fe, जैसे मेरे पास Fe प्रेजेंट है, यहां पे Fe57% है। ये जो Fe57 है वो डेफिनेटली यहां पे कोई ना कोई मान लीजिए कंपाउंड बना के बैठा होगा, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड या एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोस्तों। तो इसका कंपाउंड जो भी होगा उस कंपाउंड के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो भी Fe का कंपाउंड होगा उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। तो वहां पे Fe के बगल में जो लिगेंड लगे होंगे वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में एंड जो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो भी कंट्रीब्यूट करेगा दोस्तों। दोनों ही सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल का मैं एग्जांपल दे सकता हूं। अगर दोनों सिमेट्रिकल हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 होगा तो मतलब क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग कंसीडर नहीं की जाएगी। भले ही आयरन में I वैल्यू 3/2 पाई वैल्यू एक्सपेक्टेड में अगर ये दोनों सिमेट्रिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 तो भले ही वो क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग एलिजिबल हो, क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग नहीं लगाएंगे, नहीं कराएंगे, एक ही सिग्नल देंगे उसका, एक ही सिग्नल देंगे उसका। बट इन दोनों में से कोई भी एसिमेट्रिक हो गया या एक्सियल हो गया, सिमेट्रिक ये शब्द आपस में मैच करते हैं दोस्तों, ये शब्द आपस में मैच करते हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं ओके। दोनों में से कोई सिमेट्रिक एक भी एसिमेट्रिक हो गया दोस्तों, एक भी एसिमेट्रिक हो जाएगा, दोनों ही एसिमेट्रिक हो जाए। ये तो तीनों केस है, ये हम बता रहे हैं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इन तीनों सिचुएशन में आपके मॉलिक्यूल के अंदर क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग एप्लीकेबल होगी। यानी कि यहां पे क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग QPS यहां पे कंसीडर नहीं होगी। यहां पे QPS दोस्तों क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग कंसीडर होगी। QPS यहां पे जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं, QPS यहां पे जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं इज क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग, ठीक है। ये 0 तो ये कंसीडर नहीं होगी, ये नॉट इक्वल टू 0 दोस्तों, तो यहां पे कंसीडर होगी दोस्तों। चलिए बस हमें मिल चुका है। अब हमें हर मॉलिक्यूल निकालना है। क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट निकालना है, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट निकालने के लिए लिगेंड सिमेट्री या एसिमेट्री ढूंढनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री एसिमेट्री ढूंढनी पड़ेगी। उसके लिए एग्जांपल आपके सामने लेट्स सपोज मेरे सामने एग्जांपल है, बाकी सब बात करते हैं। फिर एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज मेरे पास यहां पे ML4 है दोस्तों। ML4 यानी कि चारों लिगेंड सेम टाइप के हैं और वहां पे कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है और ML4 में टेट्राहेड्रल परफेक्ट बन रहा है दोस्तों। तो यहां पे आपका लिगेंड सिमेट्रिकल लाइक कर रहा है दोस्तों। इसको मैं अलग से लिख देता हूं, तुम्हारे लिए अलग से लिख देता हूं। लेट्स सपोज सबसे पहले चेक करने जा रहे हैं लिगेंड सिमेट्री और एसिमेट्री, ठीक है। यानी कि लिगेंड स्फेरिकल और एक्सियल की बात करें आप। एग्जांपल के तौर पे ML4 है हमारे पास, ML6 हमारे पास परफेक्ट टेट्रा या फिर हम कहेंगे बस टेट्राहेड्रल बन रहा है, यहां पे ऑक्टाहेड्रल बन रहा है एक केस। और यहां पे मैं लिगेंड बदल दूं, ML5 कोई ए लिगेंड लगा दूं और M या फिर ML3 कोई एक लिगेंड लगा दूं, ML5 कोई एक लिगेंड लगा दूं टेट्रा में या फिर कोई ऑक्टा सिचुएशन में, दोनों में से कोई सिचुएशन में अगर लगा दूं दोस्तों। तो यहां पे ये टेट्रा है मान लीजिए, ये ऑक्टा है मान लीजिए, तो हम कहेंगे इनमें से किस में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 काउंट होगा। तो मैंने ये है लिगेंड सिमेट्रिकल और स्फेरिकल, मतलब ये भी लिगेंड सिमेट्रिकल और स्फेरिकल है। बट यहां ये एक ए जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर एक सिमेट्री लिगेंड वाइज सिमेट्री क्रिएट कर रहा है, तीन लिगेंड से में एक लिगेंड अलग है, तो ये आपका लिगेंड एसिमेट्रिक या इसको एक्सियल का नाम देंगे, ठीक है। एंड सेम गोस फॉर यहां पे एक लिगेंड अलग है दोस्तों, तो लिगेंड एसिमेट्रिक और एक्सियल का नाम देंगे। अगर केवल इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो केवल इनके कंट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट यहां पे इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे दोस्तों। हालांकि अभी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन देखना बाकी है, केवल इसका कंट्रीब्यूशन कैसे बोले इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इनका कंट्रीब्यूशन में 0 है, ये इनमें बिल्कुल कंट्रीब्यूट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में यस ये वाला अब कंट्रीब्यूट करेगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में ये वाला कंट्रीब्यूट करेगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा दोस्तों। तो नीचे वाले जब एसिमेट्री आ जाएगी तो ये लिगेंड एसिमेट्री जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगी, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कोई वैल्यू एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगी। और इस केस में वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में कंट्रीब्यूशन 0 कंसीडर होगा। ये हो गया लिगेंड एसिमेट्रिक। आइए अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक। सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री या एसिमेट्री। इट इज वेरी आसान। एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन पेपर में आता है Fe+2 को हम ऑक्टाहेड्रल में कंसीडर करते हैं और इसकी दो सिचुएशन देखते हैं। पहली सिचुएशन ऑक्टाहेड्रल है बट हाई स्पीड, दूसरी सिचुएशन Fe+2 ऑक्टाहेड्रल है बट लो स्पीड। बस इसी एग्जांपल से समझ जाओगे। अगर हाई स्पीड होगा तो ऑक्टाहेड्रल हम जानते हैं हमारे पास जो T2G और Eg होते हैं दोस्तों कुछ प्रकार से, यहां पर T2G और जो Eg है हमारे पास कुछ प्रकार से। तो ये फीलिंग करना स्टार्ट करें दोस्तों, ये हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम है, ठीक है। सो दोस्तों इसमें हाई स्पीड में जब आपकी फीलिंग की जाएगी दोस्तों X+2 Fe+2 का मतलब यहां हो गया D6, क्या हो गया D6, Fe+3 होता तो यहां पर D5 हो जाता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इसका पूछा गया, ठीक है। यानी कॉन्फिगरेशन यहां पे होगी D6 दोस्तों। D6 में 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे दोस्तों हाई स्पीड में, 1 2 3 हाई स्पीड होता है पहले सारे भरो, चौथा पांचवा फिर पेयरिंग करो, छठा 21 और लो स्पीड में बनेंगे 1 2 3 और लो स्पीड कहता है पहले पेयरिंग करो, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा तीन तो चौथा पांचवा छठा आ गया। सो यहां अगर हम देखें दोस्तों इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पेयरिंग हुए कहीं पेयरिंग नहीं है, या तो ऑल अनपेयर्ड होते या ऑल पेयर्ड होते, केवल या तो T2G ऑल पेयर्ड होता ऑल अनपेयर्ड होता, या T2G Eg दोनों ऑल अनपेयर्ड होते ऑल पेयर्ड होते, तो सिचुएशन कहलाती है सिमेट्रिक सिचुएशन। उसके अलावा जो भी सिचुएशन सब आपके एसिमेट्रिक सिचुएशन है, तो यहां पे हम कहेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिक प्रेजेंट है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट की तरफ से पाएगा। या T2G बिल्कुल सिमेट्रिकली फील्ड है, हेंस यहां पे हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिक है या स्फेरिकल है। मैंने कहा सिमेट्रिक एसिमेट्रिक या स्फेरिकल और एक्सियल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सिमेट्रिक और एक्सियल और स्फेरिकल वर्ड भी। एसिमेट्रिक और एक्सियल वर्ड आप यूज कर सकते हैं, सिमेट्रिक और स्फेरिकल यूज कर सकते हैं। और यहां पे एसिमेट्रिक अगर है इनका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इनका इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट 0 होता है बस। यानी इनके आयरन के लिए I वैल्यू भले ही 3/2 हो रही है एक्साइटेशन में, पर ये क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग यहां पे कोई क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग यहां पे नहीं दिखा, इसका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक का 0 होता है। हमें दोनों कंट्रीब्यूशन कंसीडर करने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाला भी दोस्तों और ये लिगेंड वाला भी, दोनों में दोनों कंसीडर करने के बाद अगर दोनों के सिमेट्रिकल आ रहे हो तब तो बोलेंगे टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 हो जाएगा। और दोनों में से कोई भी सिमेट्रिकल आ गया तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। इस प्रकार से वहां पे कोई ना कोई हमारा क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग कंसीडर होगा। एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज ये मैंने सब बता दिया, यहां पे सब बता दिया यहां पे, और यहां पे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों एग्जांपल के तौर पे यहां पे एग्जांपल रखा है। लेट्स सपोज वी हैव Na3FeCN6, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है ये Fe3NaCl6, तो Na3FeCN6 मतलब लिगेंड सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑल लिगेंड्स आर सेम, ऑल लिगेंड्स आर सेम, तो कहेंगे ऑल लिगेंड्स आर स्फेरिकल सिमेट्रिकल, या फिर हम कहेंगे ऑल लिगेंड्स आर सेम, तो लिगेंड तो सिमेट्रिकल पाएगा। ये वाला जो कंपाउंड है वो लिगेंड सिमेट्रिक है, लिगेंड सिमेट्रिक है क्योंकि Fe के साथ जितने भी L6 सब सेम है, तो लिगेंड सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसमें निकालें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में चेक करेंगे। यहां पे Na3 है तो ऊपर +3 चार्ज आएगा, Fe के पूरे कंपाउंड पे Cn पे -1 होता है, यानी Fe पे +3 चार्ज आएगा दोस्तों। Fe +3 चार्ज मतलब D5, Fe +1 D5, और Cn एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो वो लो स्पिन कराएगा। D5 लो स्पिन के अंदर जो कॉन्फिगरेशन होती है वो दोस्तों D5 लो स्पिन के अंदर जो कॉन्फिगरेशन होगी दोस्तों, वो यहां पे आपके सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पांचों पांचों T2G में। लो स्पिन मतलब पेयरिंग होगी, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन आपके T2G में आ जाएंगे, T2G5 हो जाएगा। T2G5 को समझना है, T2G5 का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे फुली सिमेट्रिकल सिचुएशन है। T2G अनसिमेट्रिकल है, यानी यहां पे एक्सियल एसिमेट्रिक प्रेजेंट है, या फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिकली ये एसिमेट्रिक है। आसान शब्द है इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिक, या आप ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एक्सियल एसिमेट्रिक प्रेजेंट है दोस्तों। आप दोनों में से एक्सियल से आगे सिमेट्री लिखा है, तो एक्सियल सिमेट्रिक अपने आप में
में ही एसिमेट्री वर्ड को डिफाइन करती है, इस बात का ध्यान रखना। सो हम इसको सीधे साफ भाषा में बोलेंगे, एक्सियल में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिक है, समझने के लिए साइंटिफिक टर्म है इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिक, यहां रिप्लेस बाय एक्सियल सिमेट्री, ठीक है, इतना सा है। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल अगर वर्ड होता या स्फेरिकल सिमेट्रिक वर्ड होता दोस्तों, ठीक है, तो स्फेरिकल और एक्सियल वर्ड जो है, स्फेरिकल वर्ड कोरस्पॉन्ड्स सिमेट्रिक, एक्सियल वर्ड कोरस्पॉन्ड्स एसिमेट्रिक, बस बात खत्म। यहां पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिकली एसिमेट्रिक लाइक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिकली एक्सियल है या एसिमेट्रिक है दोस्तों, हेंस ये ऊपर वाले ने तो सिमेट्रिक दिखा दी, नीचे वाले ने एसिमेट्रिक दिखा दी, तो यानी नीचे वाले ने इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट कर दिया, एक ने कर दिया, काम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट यहां पे नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग कंसीडर की जाएगी, यानी कि इसका सिग्नल की जब बात आएगी, इसके जो नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे, नंबर ऑफ लाइंस आएंगी दोस्तों, वो नॉर्मली आती है दोस्तों विदाउट क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग तो एक ही आती, और विद क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग अभी दो तरह है दोस्तों, इसका दो तरह है। और अभी हमने केवल क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग कंसीडर की है, मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिटिंग तो भी कंसीडर नहीं की है। तो ये था क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग की कहानी, और हमने क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग की कहानी यहां पे कवर कर ली है, जो हमारा ये था दोस्तों, ये हमने डन कर लिया है। अब अगला हमारा काम है दोस्तों मैग्नेटिक स्प्लिटिंग की कहानी को भी समझना। स्प्लिटिंग दो प्रकार से थी, मैंने कहा था, एक क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग दैट इज बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, उसके कारण हमने देख लिया, एंड अब सेकंड टाइप की स्प्लिटिंग जो पॉसिबल हो सकती है दैट इज फॉर मैग्नेटिक स्प्लिटिंग। आइए उसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ये पूरा नंबर ऑफ सिग्नल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा दोस्तों। आइए एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल है Fe2CO9। इस सिचुएशन में हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे लेफ्ट वाला Fe का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट निकालेंगे, राइट वाले का अलग से निकालेंगे, और दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0 निकल जाएगा दोस्तों। और नॉट इक्वल टू 0 भी साथ में एक बात है कि यहाँ इन दोनों का आपस में क्या बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का इक्विवेलेंट एनवायरनमेंट है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है वो दोनों समान होगा, बराबर होगा दोस्तों। तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रखा होगा। लिगेंड सिमेट्री यहाँ पे देखने को लगभग लाइक इलेक्ट्रॉनिक निकालोगे सेंस में देखने को मिलेगी, जो भी एक बार निकाल के भाई। बाकी इन्होंने ये एग्जांपल तो इसलिए रखा था ताकि मैं समझा सके कि इनका एग्जांपल निकालने के लिए नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या हुआ या नहीं हुआ। जो आएगा जनरली वो ऐसे कंपाउंड आएंगे कोऑर्डिनेशन वाले, ऐसे कंपाउंड आएंगे कोऑर्डिनेशन वाले, अगर तुम्हें निकलवाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है या नहीं है, क्योंकि उनमें तुम आसानी से बता सकते हो। जैसे Fe(CN6) अगेन यहाँ पे लिगेंड सिमेट्री प्रेजेंट है, Fe6 है, CN है, D6 लो स्पिन है, D6 लो स्पिन है, तो T2G स्फेरिकल सिमेट्रिक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिक है। इसका मतलब हो गया ये लिगेंड सिमेट्रिक तो है, लिगेंड सिमेट्रिक है, और यहाँ पे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिकली भी सिमेट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिकली भी सिमेट्रिकल है, दोनों ही सिमेट्रिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 पाया जाएगा, यानी इसके लिए नंबर ऑफ लाइंस जो आएगी वो इक्वल टू 1 आएगी, एक लाइन आएगी, बिल्कुल सही बात है, हमने सीख लिया। नाउ ये एग्जांपल निकालने के लिए नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है या नहीं, उसने दे रखे हैं कि हां भाई दोनों के यहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है। उसने पूछा कि दोनों पे इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट की जो वैल्यू होगी, मान लीजिए इसकी x है इसकी y है, क्या वो वैल्यू आपस में बराबर होगी क्या? तो अगर इनका एनवायरनमेंट सेम है यस वो वैल्यू बराबर पाई जाएगी, अगर इनका एनवायरनमेंट सेम है तो इस दोनों का इक्वल केमिकल एनवायरनमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की वैल्यू भी सेम आएगी दोस्तों। ये बात से पता रखिए दोस्तों। आइए अब हम बात करें दोस्तों हमारे पास सेकंड कैटेगरी दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट की। फर्दर हम जब मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को जानेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कह दो या फिर इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कह दो, और मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिटिंग कह दो। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब फर्दर स्प्लिटिंग्स होती है दोस्तों, उनको हाइपरफाइन स्प्लिटिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फर्दर स्प्लिटिंग्स होगी, हम पीछे पढ़ के हिस्से में उनको अक्सर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग्स के नाम से पुकारते हैं। सो अगर एक Fe का मैं ओनली क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग करवाता, पहला केस, केस नंबर 1, केवल क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग करवाता, तो देखो तीन अलग मुद्दे हैं। नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू 1 होगी, इक्वल टू 2 होगी। 1 कब होगी? जब कोई भी स्प्लिटिंग कंसीडर नहीं हुई, ना तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, नो स्प्लिटिंग कंसीडर, नो स्प्लिटिंग। 2 तब आएगी ओनली क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग जो कंसीडर की गई है। तो तब आया जब ओनली क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग कंसीडर किया गया। अब इसके आगे देखिए पूरा साइन समझाता हूं। यहां पे B0 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट भी 0 था, कोई स्प्लिटिंग कंसीडर नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का फैक्टर लगाया हमने, मतलब ना तो यहां पे क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट बोले तो क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, वो 0 मतलब बोलना तो वो लगाया, B0 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाया। किसी भी तरीके की स्प्लिटिंग का एक उतना चाहिए इसका, बट यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्रेजेंट है तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका फैक्टर यहां लगा और स्प्लिटिंग 2 हो गई, आंसर 2 आया। पर इस सिचुएशन में B0 अभी भी 0 था, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अभी भी 0 था। तो क्या हो कि अब इस सिचुएशन में मैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दूं। इस सिचुएशन में क्या क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग के साथ-साथ वो तो हो ही रही है, वो तो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है, बट एक्सटर्नली मैं मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे अप्लाई कर दूं, तब अब क्या होगा? तो इसमें एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए दोस्तों। तो देखो ऐसा समझो ये एक सिग्नल है दोस्तों, और मतलब यहां अब इसने डायरेक्टली बता के बीच का स्टेप नहीं बताया, इसने डायरेक्ट बता दिया क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग के साथ-साथ मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्प्लिटिंग भी कंसीडर कर लूं, तो कुछ इस प्रकार से जो इसकी आई वैल्यूज होंगी एक्साइटेड स्टेट वाली और जो ग्राउंड स्टेट वाली होगी, वो डायरेक्टली B0 की प्रेजेंस में, B0 नॉट इक्वल टू 0 की प्रेजेंस में, यानी हाइपरफाइन स्प्लिटिंग को बोलेंगे, इनकी प्रेजेंस में दोस्तों ये सारे जो वैल्यूज हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे, Mi वैल्यू सब अलग-अलग हो जाएंगे दोस्तों। यहां Mi वैल्यू -1 नीचे आ जाएगी, +1 ऊपर चली जाएगी, या अगेन इसमें उल्टा करके प्लस वाले प्लस हाफ प्लस 3/2 -हाफ -3/2 इस तरीके से स्प्लिटिंग करवा दी। और जब ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एनर्जी लेवल बने, 6 एनर्जी लेवल यहां बना दिए। अब इन 6 एनर्जी लेवल में जो फिजिकल ट्रांजिशन थे वो फिजिकल ट्रांजिशन कौन-कौन से पाएंगे? एक ट्रांजिशन ये था अलाउड, एक ट्रांजिशन ये था, एक था, एक था, एक था, एक था। तुमको हमें कैसे पता लगा ट्रांजिशन अलाउड है? सबकी आई वैल्यू रखी है और वही ट्रांजिशन फिजिबल होंगे, तो सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगे। m डेल्टा Mi 0 +- 1 या तो 0 आ रहा हो या +- 1 आ रहा हो, केवल यही हमारे पास आएगा। यानी कि सिलेक्शन रूल की दो बातें हमेशा ध्यान रखना। ओवरऑल सिलेक्शन रूल क्या है? पहला आई वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट नॉट इक्वल टू आई वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट, तो मेजर सिलेक्शन रूल है। अब इसमें ट्रांजिशन होने का सिलेक्शन रूल है डेल्टा Mi की वैल्यू या तो 0 आ रही हो, चेंज इन Mi या तो 0 आ रहा हो, या फिर दोस्तों +- 1 आ रहा हो। यानी कि फाइनल Mi वैल्यू में जब इनिशियल Mi वैल्यू घटाओगे जिस भी ट्रांजिशन की उसको तो 0 आना चाहिए, +- 1 आना चाहिए, तभी वो ट्रांजिशन अलाउड माना जाएगा। बाकी यहां पे जो ट्रांजिशन हमारे लिए ट्रांजिशन नहीं करवाया, ये ट्रांजिशन यहां पे इसलिए करवाया कि करवाओगे दोस्तों तो वो वाला सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं होगा। तो केवल ऐसा करके यहां पे 6 लाइंस आई और 6 इज द फाइनल उत्तर। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के यहां पे 6 लाइंस निकल आई, जितने एनर्जी लेवल मिले उतनी ही लाइंस आई, 1 2 3 4 5 6 एनर्जी लेवल और 6 की 6 यहां पे ट्रांजिशन लाइंस आई। हालांकि वो 6 ट्रांजिशन इस कारण आई जहां पे डेल्टा Mi 0 +- 1 बना रहा था और ये वो सस्पेक्टिव या रिस्पेक्टिव ट्रांजिशंस थे। फ्रेंड्स अगर मैं आयरन के इस केस को 57 आयरन के केस को तरीके से समझो तो सबसे पहले इसकी आई वैल्यूज 1/2 होती है ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में जो आई वैल्यू होती है दोस्तों 3/2 होती है। आई वैल्यू 1/2 तो इसकी Mi 2 होंगी, आई वैल्यू 3/2 तो Mi 4, ठीक है। इस फॉर्मूले से 2Ni + 1 के फॉर्मूले से यहां से निकाल लेना, इसके स्टेट्स आएंगे 2, इसके स्टेट्स आएंगे 4, ठीक है। तो जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट भी 0 होगा एंड B0 भी 0 होगा, तो ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेशन में ऑलरेडी एक डिफरेंस होगा एनर्जी का, और ये इनके बीच में एक ट्रांजिशन यहां देखा जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस एक आएगी, ठीक है। यही मॉलिक्यूल जो है, इसी मॉलिक्यूल के Fe का जो न्यूक्लियाई है, जब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्रेजेंट हो जाएगा तब प्रेजेंट होगा या तो लिगेंड सिमेट्री आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री खास रोल प्ले करती है। लिगेंड सिमेट्री तो देखिए पता चल जाएगी दोस्तों, लिगेंड सेम है नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पता करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई हाई स्पिन है, लो स्पिन है और कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है, +3 है, ये सब चेक करना पड़ेगा। तो ये 0 हो जाए और B0 ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और ये B0 मैग्नेटिक फील्ड अभी 0 रहे। इस सिचुएशन में मैंने देखा था ये जो है फर्दर स्प्लिट हो सकती है, दो नीचे आ गई, इसमें से यहां पे हम तो इसके ऊपर चलेंगे दोस्तों। इस वजह से ट्रांजिशन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिशन यहां से आता है, एक ट्रांजिशन यहां से आता है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन यहां पे 2 हो गए दोस्तों, ठीक है। और तीसरा केस इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट भी
नॉट इक्वल टू 0 है, और बी नॉट भी नॉट इक्वल टू 0 है। कहाँ चलिए का बी लाएगा नॉट की वैल्यू डिफरेंट कंसीडर करता हूं, पिन? बी नॉट की वैल्यू कंसीडर करता हूं, वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट मायने ही नहीं रखेगा, क्योंकि बी नॉट उन सबके पक्का छोड़ देगा। मैग्नेटिक फील्ड को फर्दर स्प्लिट कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल इन दोनों को ही, जो आई वैल्यू इनको करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट आई की वैल्यू की 1/2 से बड़ी है, इनको इफेक्ट करेगा, तो उसने कर दिया। और बी नॉट दूसरे को फर्दर इफेक्ट करेगा। तो जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो या ना हो उसका मैटर नहीं करता, मतलब बी नॉट अप्लाई कर दिया तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है या नहीं है मैटर नहीं करता। क्यों? अगर इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट होगा और बी नॉट अप्लाई करोगे तब ये फर्दर स्प्लिट होंगे। और देखो मतलब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0 होता, तो सिचुएशन इससे आगे ऐसे हो जाती, इससे आगे ऐसे हो जाती, जो भी बनता बट इट इज, और ये आगे ऐसे हो जाती, तो यहाँ भी 6 बनते, यहाँ से आगे स्प्लिट होते, या ऊपर जाता हो, ये यहाँ जाता, चाहे वो नीचे जाता, तो फिर मतलब जाता 6 बनते। पर तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 है, तो फिर वो कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 तो यहाँ से आना पड़ेगा, जो से यहाँ से स्प्लिट होगा, और तब भी वो चारों के चारों जो है अलग 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 आ जाएंगे। कुल मिला के जब हम बी नॉट के स्प्लिटिंग को दिखाएंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट को फिर मायने ही नहीं लगता, क्योंकि बी नॉट जो है सभी फर्दर सारी स्प्लिटिंग करवा देता है। और कुल मिला के हमें 6, कुल मिला के हमें दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से कुल मिला के हमें 6, 4 ये और 2 ये 6 एनर्जी लेवल देता है। इसमें नंबर ऑफ लाइंस हमें 6 देखने को मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट लिख देता हूं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0 और दोनों में से कोई भी आ जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी नॉट सबको दूर दूर भेज देगा और कुल मिला के 6 लाइनें आएंगी इसकी। इसी तरीके से भाई कुछ क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, तो आप यहाँ से आराम से अटेंड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते दोस्तों, कार्य बढ़ाते हैं और अपना आखिरी पार्ट जो बचा उसको निपटा लेते हैं दोस्तों। एंड आखिरी पार्ट जो रिमेनिंग हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास में ये दो चीजें करनी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और वो नंबर फर्स्ट हमारे पास जो थी, फर्स्ट हमारे पास 3 थी, आ गया इसमें ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं दोस्तों। अब ये बचा आइसोमेरिक शिफ्ट, 5 मिनट का कांसेप्ट, इसको भी निकाल लेते हैं दोस्तों। आइए हमारा जो कांसेप्ट आखिरी कांसेप्ट बचा है, सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का जो आखिरी पार्ट हमारे पास बचा दोस्तों, आइसोमेरिक शिफ्ट इज द आइसोमेरिक शिफ्ट। ग्राफ का एक पार्ट हम कर चुके हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स वाला पार्ट, लाइंस वाला पार्ट, कोई लाइंस बोलो, पिक्स बोलो, ये कर चुके हैं दोस्तों, इंक्लूडिंग स्प्लिटिंग, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग स्प्लिटिंग। सेकंड जो पार्ट होता है आइसोमेरिक शिफ्ट, आइए इसकी चार बातें मैं जान लेते हैं दोस्तों। समझिए आइसोमेरिक शिफ्ट इज जस्ट लाइक अ केमिकल शिफ्ट वैल्यू, बस डिफरेंस है कि आइसोमेरिक शिफ्ट अलग चीज है और वो ट्रीट वही हुई है। केमिकल शिफ्ट जैसे एनएमआर में केमिकल शिफ्ट होता था, डेल्टा था, वो किसी भी सिग्नल की पोजीशन बताता था, किसी भी सिग्नल की पोजीशन बताता था। यहाँ पे आइसोमेरिक शिफ्ट भी किसी भी यहाँ आने वाली लाइन या सिग्नल की पोजीशन ही बताएगा बस। अभी आइसोमेरिक शिफ्ट जो होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ जो ये पीक आ रही है, इसका जो पोजीशन है वो ये है, दिस इज द आइसोमेरिक शिफ्ट वैल्यू, दिस इज द आइसोमेरिक शिफ्ट वैल्यू फॉर द सैंपल, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं, बाकी सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आइसोमेरिक शिफ्ट हियर इज डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ पीक, डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ सिग्नल पीक या लाइन ना। अब इसके बाद यहाँ मैटर ये करता है कि जो आइसोमेरिक शिफ्ट है ये अफेक्ट कैसे होता है। जैसे केमिकल शिफ्ट इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी से अफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शील्ड हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोजिशन एनएमआर में याद करो, डेल्टा दोस्तों बढ़ जाएगा, और डबल बार शील्ड हो गया तो डेल्टा बढ़ जाएगा, सब ना। ऐसे यहाँ पे आइसोमेरिक शिफ्ट भी इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी डेंसिटी है उससे अफेक्ट होता है। किस प्रकार से अफेक्ट होता है ये समझाता हूं दोस्तों। इस प्रकार से अफेक्ट होता है कि भाई जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं कि अल्टीमेटली हमारी गामा रेज जो है, गामा रेज न्यूक्लियस तक पहुंचने वाली है, तो आने वाली गामा रेज को ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस प्रकार से अफेक्ट करेगी दोस्तों। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ s ऑर्बिटल होता है वो बिल्कुल स्फेरिकल होता है, और आने वाली गामा रेज को स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से पार हो जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी s ऑर्बिटल में होता है ऐसा सिचुएशन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लीजिए p ऑर्बिटल में होता है ऐसा सिचुएशन होगा। कमाल की बात है, जो p ऑर्बिटल होता है वो जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस पे p ऑर्बिटल का कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मान के चलते हैं, वहां पे नोड होता है। सेम गोस फॉर d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, d के केस में न्यूक्लियाई पे नोड प्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि आप देखें कि s ऑर्बिटल ऐसा है जिसका न्यूक्लियाई पे कोई नोड नहीं है, मतलब s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो न्यूक्लियाई के चारों तरफ यहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई पे भी आसपास प्रेजेंट है, बिल्कुल वहां पे कोई प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। p और d में न्यूक्लियाई पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है दोस्तों, नोड कहलाते हैं वहां पे। तो हेंस यहाँ s जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आने वाले गामा रेज को अफेक्ट करती है, जबकि p और d उतना नहीं कर पाती, क्योंकि इनके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ सारा जो खेला हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, अगर s में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी तो न्यूक्लियाई पे भी होगी, न्यूक्लियाई पे होगी तो आने वाली गामा रेज को अफेक्ट करेगी दोस्तों। एंड सिमिलर जब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी p या d में पाई गई तो p में आने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आने वाली गामा रेज को कुछ खास इफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी p में, और वो p की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जिन इस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई पे 0 डेंसिटी या फिर नोड होने की वजह से कोई इफेक्ट खास यहाँ पे दिखा नहीं जाएगा। सिमिलर गोस फॉर द d ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, सिंस इलेक्ट्रॉन्स इन द s ऑर्बिटल्स, यहाँ न्यूक्लियाई अगर s में प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियाई के चारों तरफ न्यूक्लियाई पे प्रेजेंट है, उनके पाई जाने की प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो आने वाली गामा रेज को पक्का अफेक्ट करेंगे, डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। हम शब्द यूज करेंगे डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, जबकि p और d के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आने वाली गामा को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगी, डायरेक्टली तो कतई नहीं करेगी, इनडायरेक्टली करेगी। इनडायरेक्टली कैसे करेगी कि भाई वो ऐसे कर सकती है कि अगर मैं यहाँ पे इसी के ऊपर एक p भी ले लेता हूँ, इसके ऊपर एक p भी लेता हूँ, इसी के ऊपर दोस्तों d भी लेता हूँ, इसी के ऊपर मैंने d भी ले लिया है ना, d भी ले लिया, तो जो आने वाली गामा है वो उस गामा को पहले इस d या p से होकर गुजरना पड़ेगा अगर उसे s तक पहुंचना है, और उस गामा को न्यूक्लियाई तक पहुंचने के लिए s से होकर गुजरना पड़ेगा। तो समझो कहानी है गामा के न्यूक्लियाई तक जाने की। गामा के न्यूक्लियाई तक जाना उसमें s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डायरेक्ट रोल निभाता है कि गामा इस s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से होकर गुजरेगी, बट p और d यहाँ डायरेक्टली न्यूक्लियाई तक पहुंचने वाली गामा को अफेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं ना। ये कुछ ऐसा ही हो गया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे खजाना भर के रखा है और मैं इसका बॉडीगार्ड हूं, और मैंने अपने दो बॉडीगार्ड रखे हैं, एक रखा है तो कोई आक्रमण करने आएगा, पहले वो दोनों से लड़ेंगे और फिर वो मेरे से सीधा लड़ेगा, तब जाके मैं खजाने की रक्षा करूंगा। सेम कहानी है, s तो यहाँ बिल्कुल न्यूक्लियाई को प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है, p और d डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और वो s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कर रहे हैं इस एरिया में वो s को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट तरीके से। यहाँ पे अभी बात ध्यान रखें कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिनेटली जो यहाँ प्रेजेंट है किसी ऑर्बिटल में वो आने वाले जो भी हमारे पास गामा रेज को अफेक्ट करेगी, और इफेक्ट करेगी तो हमारे पीक के जो पोजीशन है उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा दोस्तों, और वो इफेक्ट आएगा तो उसमें s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, p और d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगी। अब ये जो इफेक्ट होता है कि कैसा इफेक्ट होगा कैसा नहीं होगा, इसका एग्जांपल मैं आपको दोस्तों इस एग्जांपल के तौर पे डाटा दे रखा है। ये एग्जांपल है कि SN+4 जब ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होती है वो 5s0 होती है और 5p0 होती है, ठीक है। यानी s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, SN4 में अगर कोवेलेंट कोई मोड बन रहा है, कोवेलेंट मोड बनना मतलब वो पक्का एक sp3 स्टेट में जा चुका होगा, SN+4 भले ही है पर वो कोवेलेंट स्टेशन में यानी कि हाइब्रिडेशन कर चुका है, यानी वो sp3 में होगा, यानी कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज हो चुके सभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, और क्योंकि एक मिक्स हाइब्रिडाइज है जिसमें सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी s में ना होगी वो p में डिवाइड होगी, s में केवल 25% ही होगी, केवल 25% ही होगी दोस्तों। ये तुम्हारा सेकंड केस आ गया। थर्ड केस SN+2, SN+2 में हमने देखा कि s के अंदर डायरेक्टली दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि टॉप टू डाउन चलने पर दोस्तों या जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी s के अंदर या s के अंदर थोड़ी बहुत हाइब्रिडाइज की जो आ गई होगी, और s के अंदर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोस्तों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन s जो है s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इन द s ऑर्बिटल डाउन द रूट जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने पर जब केमिकल शिफ्ट या आइसोमेरिक शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट या आइसोमेरिक शिफ्ट की बात करी तो जब x इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 थी तो इसकी यहाँ जो शिफ्ट वैल्यू है वो वेलोसिटी के हिसाब से मिलीमीटर पर सेकंड, x एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी होता है मिलीमीटर पर सेकंड में काम काउंट होगी, तो यहाँ की सिचुएशन में तो मिलीमीटर पर सेकंड यहाँ पे 0 पे हमें पीक देखने को मिली, या
इस सिचुएशन में जो पी का 2.1 वैल्यू क्या है, इस सिचुएशन में जो पी का 3.7 क्या है, कैसे क्या संबंध निकलेगा, यहाँ से संबंध सीधे निकल गया कि एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये जो वैल्यू है मिलीमीटर पर सेकंड जो वैल्यू है जिसको हमने आइसोमेरिक केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बोला, यानी एक्स एक्सिस में जो वैल्यू होती है वेलोसिटी की उसी को हमने आइसोमेरिक शिफ्ट बोल दिया, वैल्यू बोल दिया, पोजीशन बोल दिया, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहाँ से संबंध निकल गया कि भाई SN19 के लिए डाटा किसका है, SN119 का, इसके अंदर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी दोस्तों, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, हमारे पास एस आइसोमेरिक जो शिफ्ट होता है या केमिकल शिफ्ट इसको बोल सकते हैं दोस्तों, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ये सब डायरेक्ट रिलेशन से देखने को मिला, पर किसके लिए 119 SN के लिए। अब यही रिलेशन अगर हम जब आयरन के निकालने लगे तो उसकी बहुत बड़ी इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन से ये डेरिवेशन पर निकल के आता है, तो उसमें हमने एक फैक्टर देखा, पूरी इक्वेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फंडा रखना है, उस इक्वेशन से कैसे आया बताओ बस। उस इक्वेशन में यहाँ ये जो r होते हैं ये रेडियाई होते हैं दोस्तों, रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियाई, क्योंकि जब आई वैल्यू अलग होती है तो रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियाई इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सेम न्यूक्लियर, मान लीजिए आयरन है 57 की है, ग्राउंड स्टेट में आई वैल्यू हाफ है, तो उसका जो न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट में उसका रेडियस अलग होगा, एक्साइटेड में उसका न्यूक्लियर का शेप थोड़ा सा अलग होगा, जिससे रेडियस बदल जाएगा। तो हेंस ये r इज रेडियस ऑफ एक्साइटेड स्टेट, rg फॉर द रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट। इसको जो हमने निकाला, इस वैल्यू को जो हमने निकाला आयरन के लिए और SN के लिए दोस्तों, यहाँ पे SN के लिए तो ये जो एक्साइटेड स्टेट के रेडियाई के स्क्वायर में से SN के लिए एक्साइटेड स्टेट के रेडियस में से ग्राउंड स्टेट का रेडियस का स्क्वायर माइनस किया तो वो वैल्यू पॉजिटिव आई, बट आयरन के लिए जब एक्साइटेड स्टेट के रेडियस के स्क्वायर में से ग्राउंड स्टेट के रेडियस का स्क्वायर माइनस किया तो वैल्यू नेगेटिव आई, उल्टी आ रही है। और इसी वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक एस इलेक्ट्रॉन के साथ जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी उल्टा होता है। यहाँ पर भी हम उस शिफ्ट वैल्यू को डेल्टा से ही बता रहे हैं, मैं डेल्टा से ही बता रहा हूँ। तो SN में s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उसका डेरिवेशन इससे लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फैक्टर इससे लिया जाता है दोस्तों। तो अगर s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी SN के लिए तो दोस्तों उसका डेल्टा भी बढ़ेगा, SN में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी s बढ़ेगी तो डेल्टा बढ़ेगा। तो आयरन के लिए उल्टा रिलेशन होता है दोस्तों, या SN के मुकाबले आयरन का उल्टा रिलेशन है, बिकॉज़ उनका रेडियस का नेगेटिव फैक्टर है आयरन के लिए दोस्तों। तो आयरन के लिए s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो डेल्टा वैल्यू घटता हुआ पाया जाएगा। यहाँ से कंक्लूजन निकल गया हमारा SN119 Fe57 s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी डेल्टा आइसोमेरिक शिफ्ट ये भी इंक्रीज होता है दोस्तों। तो यहां अगर ये इंक्रीज हुई या ये डिक्रीज हो जाएगा, उल्टा रिलेशन होता है, ये बात ध्यान रखना। इसके लिए ये आ गया हमारे पास SN, ये आ गया हमारे पास दोस्तों, ये हमारे पास s ऑर्बिटल के लिए, s ऑर्बिटल के लिए। और दोस्तों s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हमारे पास बाकी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, जैसे d ऑर्बिटल भी होता है। तो d ऑर्बिटल का यहां कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो एक आखिरी चीज है, वो समझनी है। तो यहां मैं वो फाइनल कंक्लूजन निकाल देता हूं दोस्तों। आयरन के लिए तो बात ध्यान रखो, ये चार लाइन पे पढ़नी है, दो लाइन कंक्लूजन, ये दीस आर द टू लाइंस। और आयरन 57 इंक्रीज इन s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज इन आइसोमेरिक शिफ्ट। ऑब्जर्व, यानी कि आयरन के लिए s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो डेल्टा डिक्रीज होगा, बिल्कुल ठीक है। व्हाइल इंक्रीज इन द d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज इन द आइसोमेरिक शिफ्ट, जबकि आयरन के लिए d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो डेल्टा आपका बढ़ जाएगा। तो ये आयरन के लिए आपको रिलेशन ध्यान रखना है, s के लिए रिलेशन ये रहा, d के लिए रिलेशन ये रहा। s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो डेल्टा घटेगा आयरन के केस में, एंड अगर मान लीजिए आयरन के केस में दोस्तों तुम d की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो उसका डेल्टा बढ़ेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जबकि SN में रिलेशन उल्टा है दोस्तों, SN में से कहा s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे तो बिल्कुल बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ेगा दोस्तों। और आप एक बात बोल रखी है कि SN199 के लिए इंक्रीज इन द s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज इन द आइसोमेरिक शिफ्ट एंड इंक्रीज इन द d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज इन द आइसोमेरिक शिफ्ट। इंक्रीज इन द d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, d की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप इंक्रीज करोगे, d की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करोगे तो डेल्टा डिक्रीज होगा, विल डिक्रीज इन आइसोमेरिक शिफ्ट। इंक्रीज इन d इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ SN विल डिक्रीज इन द आइसोमेरिक शिफ्ट। इसका d बढ़ाने पर डेल्टा घटता है, Fe का d बढ़ाने पर डेल्टा बढ़ता है, Fe का s इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर डेल्टा घटता है, SN का s इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर डेल्टा इंक्रीज होता है दोस्तों। तो ये चार, ये हमारा मेन रिलेशन है, बस इसी को ध्यान रखना। तो मेरा वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से हमारा आइसोमेरिक शिफ्ट कंसीडर हो गया। जनरली तुमसे आयरन की पूछता है, रेसिस्टेंस की पूछता है, दैट्स ऑल। धन्यवाद दोस्तों, यहां पे हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब इसमें Fe का एक मान लीजिए हाई स्पिन लो स्पिन का कंसीडरेशन अगर आप करो और ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ करो तो आइसोमेरिक शिफ्ट करने के रिलेशन कंसीडरेशन करना। आयरन प्लस 2 स्टेट में आइसोमेरिक हाई स्पिन में पाया गया तो उसका आइसोमेरिक शिफ्ट ज्यादा होगा प्लस 3 स्टेट के हाई स्पिन से, और उस इन दोनों का ज्यादा होगा दोस्तों। यानी कुल मिला के बात है कि हाई स्पिन का ओवरऑल आइसोमेरिक शिफ्ट ज्यादा होता है लो स्पिन से इन Fe के, प्लस 2 हो या प्लस 3 हो। दूसरा, अगर प्लस 2 प्लस 3 में हाई स्पिन का कंपेरिजन है तो प्लस 2 वाले का हाई स्पिन ज्यादा होगा प्लस 3 से, एंड लो स्पिन में प्लस 2 प्लस 3 का कंपेरिजन है तो प्लस 2 वाले का लो स्पिन ज्यादा होगा प्लस 3 वाले से। तो ये आखिरी रिलेशन है, इसको बस साइड ऊपर देता हूं मैं। ये रिलेशन थोड़ा ध्यान रखना भाई, इस आखिरी रिलेशन को ध्यान रखना, ये आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। बस ये तीन चार चीजें इसके लिए ध्यान रखनी है। इनके पीछे बियॉन्ड जो साइंस है उसमें थोड़ा सा पूछने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल क्वेश्चन कभी नहीं आता, कभी आता है नेट में देखने को अक्सर मिल जाता है एक क्वेश्चन, नेट में कभी देखने को मिलता, कभी रेयर आता है नेट में, कभी आता है दोस्तों। दैट्स इट, यहां पे हमारा मोस्ट बेस्ट खत्म हो जाता है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए Fe57 मोस्ट एक्सपेरिमेंट किया गया, पाया गया कि सोर्स ने 14.4 किलोवाट वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस की, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 3.48 10 12 मेगाहर्ट्ज। इस एनर्जी को आप क्योंकि गामा रेज है तो E इक्वल टू hν के टर्म्स में इसको आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। देयर के में मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर्स, वो जो सैंपल है, सॉरी सोर्स जो था जिसने इतनी एनर्जी रिलीज की, वो सोर्स की तरफ बढ़ा, सॉरी सैंपल की तरफ बढ़ा, इसके तरफ उसको आगे भेजा गया विद सम मिलीमीटर पर सेकंड कुछ वेलोसिटी के साथ, और वेलोसिटी से रखिए 2.2 मिलीमीटर पर सेकंड के साथ, और यहां से एनर्जी रिलीज 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका फ्रीक्वेंसी रखा है। जो पूछा शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स फॉर द सैंपल इज, इस सैंपल के लिए शिफ्ट कितना वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ शिफ्ट पूछिए। इसका छोटा सा फार्मूला होता है, फार्मूला ध्यान रखिए। द फार्मूला इज शिफ्ट वैल्यू डेल्टा म्यू इज द शिफ्ट will be equal to v is the velocity, v is the real time velocity of the source and observer, velocity of source, and into mu is the emitted frequency of the emitted radiation, गामा रे जो फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहा है वो, और डिवाइडेड बाय दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट c। बस ये फार्मूला लगाना है, ये फार्मूला तुम्हारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे दो बार क्वेश्चन आ चुका है, इस पे ये फार्मूला लगाना, डेल्टा म्यू तुम्हें निकालना है इस इक्वेशन में, ठीक है। और ये तुम्हें ऑलरेडी वेलोसिटी ऑफ द सोर्स दे रखी है, यानी जो तुमने लिखा था ना, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी म्यू, वो फ्रीक्वेंसी की 3 पॉइंट इसी एनर्जी से फ्रीक्वेंसी निकाली 3.48 into 10⁻12 मेगाहर्ट्ज, या फ्रीक्वेंसी की स्पीड ऑफ लाइट आप सब जानते हैं, दैट इज 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी को मीटर पर सेकंड में लेके चले, और यहां 10⁻12 था वो मेगाहर्ट्ज था, उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करके चले, क्योंकि सेकंड होता है वो सेकंड इनवर्स, सेकंड यहां पे सेकंड इनवर्स के रूप में हर्ट्ज से कैंसिल हो जाएगा। हम देखेंगे हर्ट्ज जो होता है वो 1/2 सेकंड होता है, सेकंड इनवर्स होता है, इसलिए हर्ट्ज में डील करना जरूरी है। मतलब यहां दो बातें जो ध्यान रखिए दोस्तों, इसको हमें यहां पे कन्वर्ट करना है 3.48 into 10⁻6 के कंप्यूट कर लो, 18 हर्ट्ज हो जाएगा, और यहां पे मिलीमीटर पर सेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इन मीटर पर सेकंड है ना, और स्पीड ऑफ लाइट की मीटर पर सेकंड में जब लिखते हैं तो 3 into 10⁻18 होता है। ये हमारा जो ओवरऑल इक्वेशन सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा बस 25.5, और ये होता है यहां पे आया। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चन एग्जामिनेशन, ऐसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया तो उसको दोबारा निकालना। आइए ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, मोस्ट बेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ FeCO5, FeCO5 यहां पे इज रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द ओरिजिनल स्पेक्ट्रम विद 2 लाइंस चेंज इनटू, ठीक है। उसने यहां पे साफ-साफ बोला है कि मोस्ट बेस्ट स्पेक्ट्रम इस कंपाउंड कन्वर्ट किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होगी, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी V0 नॉट इक्वल टू 0, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, ठीक है। उसने बोला कि द ओरिजिनल स्पेक्ट्रम मतलब जब विदाउट मैग्नेटिक फील्ड था उसके अंदर 2 लाइन आई थी, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लाइन आई थी, याद करिए वो 2 लाइन वाला जैसा था, याद करो जैसा था, यहां से आई थी, यहां से थी वो, तो जब V0 इक्वल टू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो था वो नॉट इक्वल टू 0 था,
होंगे, यहाँ वाई थी याद करिए, नीचे वाली दो थी और ये इस तरीके से 4 थी, यहाँ पे 6 लाइन आई थी याद करिए, या 2 लाइन आई थी और यहाँ पे 6 लाइन आई थी, एग्जांपल मैंने कराया था, ये एग्जांपल है जिसमें भी आया होगा दोस्तों 6 लाइंस पे आएगी और यहाँ पे सिलेक्शन भी कंसीडर किया जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग दोस्त कैन मोस्ट न्यूक्लियर में से कौन सा मोस्ट न्यूक्लियर एक्ट नहीं कर सकता? दोस्तों कोबाल्ट 57 एक सोर्स के रूप में यूज करेंगे दोस्तों, इसलिए वो एज अ मोस्ट न्यूक्लियर ग्रुप एक्ट कभी कर नहीं सकता, तो सोर्स के रूप में यूज करते हैं इसको, इसलिए वो कभी भी और ये ऊपर से रेडियोएक्टिव होता है, डिके करता है दोस्तों, कि स्टेबल होता है उसको कहते हैं, इसका खुद का एक्साइटेड लोड बात थी, और ये जब डिके करता है तो अपने एक्साइटेड से लोड में नहीं आता, जैसे आयरन 57 तो एक्साइटेड से लोड में आता है और ये अपने एक्साइटेड लोड में आता है, ये तो डिके करता है आयरन के अंदर, जब आयरन के अंदर डिके कर गया तो इसका क्या स्टडी करेगा, तो सोर्स है, मतलब सोर्स के लिए जो रिक्वायर्ड हमारा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तो वही वैसा मोस्ट न्यूक्लियर ग्रुप में यूज नहीं कर सकते। ये वही सेम क्वेश्चन है, एक्जेक्टली सेम क्वेश्चन है, वही इसका सेम आंसर 25.5 इसी का आएगा, सब कुछ बातें सेम रखिए, फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगाना है, फॉर्मूला डॉपलर शिफ्ट इज वैल्यू और आंसर डॉपलर शिफ्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सोर्स इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पीड लाइट, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वहां पे लगाया था, उसको वहां पे इसको बोल देता डेल्टा म्यू बोल देता, इसको वी बोल देता, इसको म्यू बोल देता, इसको स्पीड ऑफ लाइट बोल देता, भाई वहां पे उसकी टर्मिनोलॉजी में रखा था, यहां पे वैल्यू यहां लिख के बता दिया एग्जैक्ट मीनिंग उनका, डॉपलर शिफ्ट स्पीड ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, बस फॉर्मूला लगाओ आंसर, ठीक है दैट्स ऑल। आइए अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन पूछा था एफ कंटेनिंग द सिंपल सोर्स एक्स इज यूज्ड, यदि पूरा एफ डायग्राम पूछा था, मतलब प्रिंसिपल पूरा समझा रखा है, जैसे प्रिंसिपल ने देखा कि कोबाल्ट 57 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके तब आता है सोर्स एक्स से यहाँ पे एक एक्स हमारे पास इनिशियली कोई न्यूक्लियाई था, उसने कोई रेडियोएक्टिव प्रोसेस दिखाया और Fe57 बनाया, तो वो न्यूक्लियाई कौन सा था, रेडियोएक्टिव प्रोसेस कौन सा था, ये पूछा गया पिछले क्वेश्चन में, वो न्यूक्लियाई 57 था, उसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस दिखाया, दैट इज द सी इज द करेक्ट उत्तर दोस्तों। चलिए आगे चलिए दोस्तों, सी इज द करेक्ट उत्तर दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन के ऊपर अभी रिसेंटली अभी क्वेश्चन पूछा गया था 2006 के एग्जामिनेशन में, मोसबेयर स्पेक्ट्रम जून 2025 के एग्जामिनेशन ऑफ सीएसआई, मोसबेयर स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन देखने में खतरनाक है, टूचा क्वेश्चन है, मोसबेयर स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्स Fe110 फिनेंट्रोली इनटू बोगे तो पढ़ाई जरूरत नहीं है। अगला NCS2, ठीक है, इसे बोला कि शोस 2 लाइंस एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे 2 लाइन आई, ठीक है, आगे 4 लाइन एट 108 केल्विन, 186 केल्विन पे 4 लाइन आई, ओके, 2 लाइंस एट द 77 केल्विन, 2 नहीं है, ये 1 है यार, मिस प्रिंटिंग है, 1 लाइन होगा 77 केल्विन पे 1 लाइन है, सो ये पे सब मिस प्रिंटिंग है पक्का, इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा था, हमारे को स्पेक्ट्रम दे रखा था, इसका स्पेक्ट्रम दे रखा था, इस बार भी जब एग्जाम याद होगा स्पेक्ट्रम दे रखा था, वो जो 2 ले रखा है वो स्प्लिटेड लाइन को बोला है, उसको 2 लाइन बोल के एक मर्ज लाइन बोलनी चाहिए, स्प्लिटेड मर्ज लाइन बोलनी चाहिए, अरे 2 लाइन इसने बोली है, आपसे पूछा कि इसमें से कौन सी लाइन कौन सी है, ये तभी आप बता पाओगे जब आपको स्पेक्ट्रा दे रखा होगा, उसका स्पेक्ट्रा गिवन था, स्पेक्ट्रा गिवन था, तो बता दो स्पेक्ट्रा किस प्रकार से गिवन था, ऐसा रखा था, ये 300 केल्विन पे है, ये 186 केल्विन पे है, ये 77 केल्विन पे है, ओके, इसके बाद स्टेटमेंट रखिए, पहले स्टेटमेंट चेंज इन द, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये चार ऑप्शन रखे, चार पहला स्टेटमेंट चेंज इन द कोऑर्डिनेशन मोड ऑफ एनसीएस, हम जानते हैं एनसीएस का कोऑर्डिनेशन मोड जो होता है, एक बार एन से कनेक्ट कर दो, एक बार एस से कनेक्ट कर दो, एक बार स्ट्रांग फील्ड काम करेगा, एक बार वीक फील्ड बार काम करेगा, आयरन यानी एक बार स्ट्रांग फील्ड काम करेगा तो डिफरेंस मिल जाएगा, लो वीक फील्ड डिफरेंस मिल जाएगा, चलिए यहाँ पे Fe जो होता है वो स्टेटमेंट होता है D6 है, D6 का हाई स्पीड में अगर बात करें लो स्पीड में बात करें, हम जानते हैं हाई स्पीड में इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री है, इसमें हाई स्पीड में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो दोस्तों अभी मैंने एग्जांपल करवाया था 5 बनने के बाद नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली आपकी सिमेट्री प्रेजेंट होगी, यानी कि EMG इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट 0 होगा, बट अगर लो स्पीड की अगर बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ये सिमेट्रिक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 हो जाएगा दोस्तों, यानी क्वाड्रुपल स्पीड लगेगी, यहाँ पे नहीं लगेगी, क्वाड्रुपल स्पीड लगेगी 2 लाइन आएगी दोस्तों, और क्वाड्रुपल स्पीड जब नहीं लगेगी तो एक ही लाइन आएगी दोस्तों, एक लाइन आएगी, ठीक है, ऐसा होगा यहाँ पे, ऐसा होना चाहिए था। अब आगे क्या है दोस्तों, चेंज इन द स्पिन स्टेट ऑफ आयरन, स्पिन स्टेट ऑफ आयरन चेंज नहीं होती, वो तो यहाँ पे सब कारण अलग-अलग लाइंस आने का कारण चेंज इन स्पिन स्टेट नहीं है, स्पिन स्टेट तो कॉन्स्टेंट ग्राउंड स्टेट एक्सेप्टेड की सिस्टर्स आइसोमेरिज्म ना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, चेंज इन द मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस, अब ये स्टेटमेंट वाइज हम आंसर देंगे दोस्तों, पहले यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं दोस्तों, स्पेशली तो इस मैं डायग्राम को दे रखा दोस्तों, इस डायग्राम से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दो अलग-अलग वैल्यूज मिलना, ये साफ-साफ बता रहा है दोस्तों, ये D6 हाई स्पिन है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट नॉट इक्वल टू 0 है, यानी क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग कंसीडर हुई है, तो ये है यस हुई। इसकी अगर बात करें तो ये सिग्नल भले ही दो दिख रहे हो पर वो एक जैसा ही है, और दो उसके व्यू आने के बहुत सारे कारण सकते हैं, उसे दिखाना किस तरीके से, तो यहाँ जो ये D6 लो स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट यहाँ पे नॉट इक्वल या 0 के बराबर ही है, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग यहाँ पे नेग्लिजिबल कर लो, ये ना के बराबर है और ना के बराबर है दोस्तों, एंड 186 क्या है, 186 इन दोनों का मर्ज सिचुएशन, इसका मतलब देखो ये वाली पीक यहाँ अगर मैं दिखाऊं आपसे 186 पे, ये वाली पीक यहाँ आ गई है, ये वाली पीक यहाँ आ गई है और ये वाली पीक यहाँ आ गई दोस्तों, यानी कि जो 186 इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द सिचुएशंस, तो यहाँ पे हुआ क्या है, कंपाउंड था इसमें एनसीएस था, तो एनसीएस पहले अगर मान लीजिए एस के टर्मिनल की तरफ से जुड़ा हुआ दोस्तों, तो वो अपना आई थिंक एससीएन टर्म्स में उसका वो एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, इफ आई एम करेक्ट, आगे पोजीशन पड़ेगा वो, इनमें से एक बार एनसीएस लेगा, एक बार एनसीएस तब लॉस में होता है, तब मतलब स्ट्रांग फील्ड ग्रुप में काम करता है, तो स्ट्रांग फील्ड ग्रुप में काम करेगा, तो एक टेंपरेचर पे यहाँ एनसीएस कंप्लीटली स्ट्रांग फील्ड ग्रुप में काम करेगा, एक टेंपरेचर कंप्लीटली वीक फील्ड ग्रुप में काम करेगा, मिडिल टेंपरेचर होगा कन्वर्जन स्टेट होगा, वो अपने हाई स्पीड से लॉस में जा रहा होगा, इसके बाद दोनों सिस्टम पाई जाएगी दोस्तों, तो देखा ठीक है, इस प्रकार से चलता है, इसका क्वेश्चन इस बार जून 2025 के सीएस में आया दोस्तों, इस तरीके से बात यहाँ पे दोस्तों, धन्यवाद एंड बाय, टेक केयर दोस्तों, ऑल द बेस्ट ऑफ यू।